तो देखिए, आज आरटीपी देखेंगे, सीए फाउंडेशन का 2022 जून का जो है वो। तो सबसे पहले हम जो पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जिसका हम डायरेक्ट आंसर देते हैं, और दूसरा वो जो कि इनडायरेक्ट होता है या केस बेस्ड। तो केस बेस्ड जो होता है उसके 3 तरीक़ों में हमें आंसर देना होता है। सिंपली अगर देखें तो पहले आपको प्रोविज़न लिखना होता है। प्रोविज़न में हम क्या लिखते हैं, चैप्टर, किस चैप्टर से लिया गया है ये बात, और जो इसमें टॉपिक डिस्कस्ड है वो, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट वो हम लिखते हैं फैक्ट, कि फैक्ट लिखते हैं कि आखिर ऊपर जो केस स्टडी दिया हुआ है उसमें हुआ क्या क्या है। और लास्टली जो हम देखते हैं वो देखते हैं कॉन्क्लूजन। बस इन्हीं 3 फेज में हम आंसर देते हैं किसी भी लॉ के केस स्टडीज का। इजी वे है इसका लिखने का। और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सेक्शन लिख सकते हैं। देखिए, अगर आपको एक्चुअली में पूरी आप कंफर्म है कि यही जो है वो सेक्शन है तभी आप लिखें। अगर आप सेक्शन गलत लिखते हैं तो आपको 100% चांस है मार्क्स काटने का। और अगर आप सेक्शन नहीं लिखते हैं देन नो प्रॉब्लम। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था आरटीपी जून का। A enter into a contract with B that A sells his house for 10 lakhs to B। A और B दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें A कहता है कि मैं 10 लाख में तुम्हें जो है वो अपना हाउस दूंगा, ठीक है। फर्दर दे बोथ साइंड एन एग्रीमेंट दैट इफ B यूजेज द हाउस फॉर गैम्बलिंग पर्पसेस देन B विल पे 50,000 टू A फॉर इट। कह रहा है कि A और B तो कॉन्ट्रैक्ट किए कि A जो है वो 10 लाख में B को अपना घर बेचेगा। वहीं पे जो ए है वो कहता है कि अगर तुम इसको गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज करोगे ना तो तुम्हें 50,000 रुपये देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आगे देखिए, बी एग्री टू दिस, बी मान गया कि ठीक है हम नहीं करेंगे ऐसा। आगे क्या होता है, जब हाउस जो है वो बी खरीद लेता है वो गैम्बलिंग करने लगता है उस हाउस में। और जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन में था कि अगर तुम गैम्बलिंग करोगे तो तुम्हें 50,000 देना पड़ेगा। तो क्या कैन ए क्लेम 50,000 फ्रॉम बी, क्या बी से ए 50,000 रिकवर कर सकता है, ये आपको बताना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत। तो देखिए, सबसे पहले प्रोविज़न में लिखेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए, यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है वो किस चीज़ के लिए हुआ है। पहले तो हुआ है कि सब घर बेचने के लिए, ठीक है, जो कि लीगल है। तो जो लीगल है वो तो लीगल रहेगा ही, लेकिन जो इलीगल हुआ है उन लोगों के बीच एग्रीमेंट कौन सा, ये बोला कि अगर तुम जो है वो इलीगल पर्पस यानी गैम्बलिंग के लिए यूज करोगे मेरा घर तो तुझे 50,000 और देने पड़ेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ना वो इलीगल है। तो लीगल और इलीगल दोनों में फोर्सिएबल कौन है, सिर्फ लीगल। तो लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 only legal agreement is enforceable by law। जो लीगल है वही जो है वो लॉ सिर्फ इन्फोर्स कर सकता है। एंड इलीगल एग्रीमेंट इज void और अनएनफोर्सिएबल, इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें 2 टर्म्स है। एक तो हो गया कि जो हाउस सेल करने की बात कहा उसने, ठीक है, ये बोला 20 से 10 लाख में मैं बेचूंगा, ये तो लीगल है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो बोला कि अगर तुम मेरा घर गैम्बलिंग के लिए यूज करोगे तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे 50,000। तो जो गैम्बलिंग शब्द का जो वो यूज किया, क्या ये लीगल है, नहीं, वो इलीगल जो था वो शब्द यूज किया कि अगर तुम इलीगल काम करोगे तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट वो साइन किया ना कि साइन करो कि तुम गैम्बलिंग पर्पस के लिए इसको यूज करोगे तो पैसा देना पड़ेगा, ये जो था
वो अनइन्फोर्सिएबल था, ठीक है। तो अनइन्फोर्सिएबल था, तो इसमें क्या होगा कि जो अनइन्फोर्सिएबल है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। वो वॉइड हो जाएगा या अनइन्फोर्सिएबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो इलीगल है। तो आगे भी लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं कि इवन इवन एग्राइव्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम anything from कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट किया जा रहा है, जो कि इलीगल था, ठीक है। यानी कि जो एग्राइव्ड पार्टी है, जिसको ठेस पहुंची है इससे, इवन एग्राइव्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम एनीथिंग फ्रॉम रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से जो एग्राइव्ड पार्टी है जिसे ठेस पहुंची, जैसे इसमें ए को, क्यों? क्योंकि जो वो बोला था कि गैम्बलिंग मत करना और गैम्बलिंग हो रहा है, तो एक भी कुछ क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। कुछ भी उसके लिए जो है वो नहीं बचता है। तो ये तो हो गई बात। इस पूरे लॉ में जो हम पढ़ें वो देखें कि क्या क्या हुआ, क्या क्या जो है वो लॉ एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं कि फैक्ट की, कि आखिर इसमें हुआ क्या था। तो हुआ क्या था कि ए एंड बी एंटर किए हैं इनटू एक कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें क्या है, इन विच ए हैज़ टू सेल हिज हाउस, ए को अपना घर बेचना है, टू बी कितने में, फॉर 10 लाख, ठीक है। अंडर एग्रीमेंट इट वाज मेंशन्ड, ये देखिए मैं अपनी शब्दों में लिख रहा हूँ, आप अपनी शब्दों में भी फैक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इफ, अगर हाउस जो है, इफ हाउस विल बी यूज्ड फॉर गैम्बलिंग, then B would give कितना, 50,000। अगर इसमें साफ जो भी फैक्ट हुई है उसकी मैंने पूरी बात जो है वो लिख दी। ऊपर क्या लिखा कि कौन किस, पहले तो हमने लिखा किस लॉ से रिलेटेड है, फिर हमने लिखा कि क्या क्या पॉइंट इसमें आया है। एक आया है कि एनफोर्सिएबल है, एक अनएनफोर्सिएबल है, और फिर हमने बात की कि क्या क्या हुआ क्या है एक्चुअली में। तो लिखा मैं कि ए और बी जो है दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं, जिसमें ए को है वो सेल करना है हाउस बी को 10 लाख के लिए, ठीक है। और एग्रीमेंट में ये भी डिसाइडेड है कि इफ़ हाउस विल बी यूज्ड फॉर गैम्बलिंग देन बी वुड पे 50,000। और क्या होता है कि बी यूज्ड हाउस डायरेक्ट लिखते हैं, क्यों? क्योंकि अब बी खरीद लिया है। बी यूज्ड हाउस फॉर गैम्बलिंग एंड ए जो है वो एंड ए क्लेम्ड, और ए जो है वो क्लेम किया। किसके लिए क्लेम किया होगा? वो ये 50,000 के लिए। तो देखिए कंक्लूज़न क्या निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि नो, ए कैन नॉट क्लेम एनीथिंग फ्रॉम बी, सिंस, क्यों नहीं कर सकता? सिंस एग्रीमेंट फॉर गैम्बलिंग इज वॉइड, जो गैम्बलिंग के लिए जो
गैम्बलिंग इज वॉइड। देखिए, जो गैम्बलिंग के लिए एग्रीमेंट हुआ है ना, वो वैलिड नहीं, वो वॉइड है, इसलिए उसे कुछ भी ए को नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आरटीपी जून 2022 में से लॉ का, सीमा वाज रनिंग अ बॉटिक इन दिल्ली, ठीक है, वो दिल्ली में बॉटिक चलाती थी। सी हैज़ टू डिलीवर सम क्लॉथ टू हर फ्रेंड किरण हु वाज पुटिंग अप एन एग्जीबिशन एट मुंबई। उसे कुछ जो सामान थी जैसे कि क्लॉथ, वो डिलीवर करना था किरण को जो कि मुंबई में थी, और किस चीज़ के लिए, एग्जीबिशन के लिए, ठीक है। सीमा डिलीवर्ड द सेविंग मशीन एंड सम क्लॉथ टू अ रेलवे कंपनी टू बी डिलीवर्ड एट ए प्लेस वेयर एग्जीबिशन वाज टू बी हेल्ड। तो क्या करती है सीमा कि वो रेलवे कंपनी के थ्रू डिलीवर करवाने की सोचती है और डिलीवर करवाती है। फिर क्या होता है, सीमा एक्सपेक्टेड टू अर्न एन, क्या है, एन एक्सेप्शनल प्रॉफिट फ्रॉम द सेल मेड एट द एग्जीबिशन, हाउएवर शी डिड नॉट ब्रिंग दिस फैक्ट टू द नोटिस ऑफ द रेलवेज अथॉरिटी। कह रहा है कि वो एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, ठीक है, इस सेल से, मतलब वैसा प्रॉफिट जो कि एक्चुअली में जो है वो हिडन है सभी से, ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, और ये चीज़ वो जो रेलवे के अथॉरिटी हैं जिससे वो गुड्स भेज रही है उसमें नहीं बताई है कि मतलब वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। फिर क्या होता है, द गुड्स वे डिलीवर्ड एट द प्लेस आफ्टर कंक्लूजन ऑफ एग्जीबिशन। जो किरण थी जिसको गुड्स लेना था, रिसीव करना था, उसके पास कब पहुंचा, जब एग्जीबिशन हो गया तब। मतलब देखिए यहाँ पे रेलवे अथॉरिटी पहले नहीं पहुंचाया, यहाँ पे रेलवे अथॉरिटी को कहा गया था कि तुम एग्जीबिशन के टाइम पे पहुंचा देना। कौन बोला, सीमा। सीमा बोली ऐसा, लेकिन रेलवे अथॉरिटी नहीं पहुंचा पाया। ऑन द अकाउंट ऑफ सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेलवे अथॉरिटीज, जी हाँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ रेलवे अथॉरिटी का, तो क्या होता है, कैन सीमा रिकवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। कह रहा है कि क्या ये जो ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट रेलवे और सीमा के बीच में, जो सीमा बोली थी कि तुम एग्जीबिशन के टाइम पे डिलीवर कर देना, तो इस केस में क्या वो क्लेम कर सकती है। तो देखिए पहले सिंपली समझ लीजिए कि जो डैमेजेज होते हैं वो दो प्रकार के डैमेजेज होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है स्पेशल। तो ऑर्डिनरी मतलब जो लॉसेज एक्चुअली में हुआ है उसे ऑर्डिनरी कहते हैं, और स्पेशल मतलब जो स्पेसिफिकली रिटेन हो कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आप इस चीज़ को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा अलग से, तो ये होता है स्पेशल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो वो क्लेम कर सकती है ब्रीच का कि हाँ तुम्हें टाइम पर पहुँचाना था, तुम नहीं पहुँचाया, लेकिन एक जो कि वो एक्सेप्शनल प्रॉफिट अर्न करना चाहती थी जो कि वो नहीं लिखी थी, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था, वो एक्सेप्शनल प्रॉफिट अर्न करना चाहती थी, तो क्या ये भी वो क्लेम कर पाएगी, नहीं, ये नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल डैमेजेज नहीं है। तो आइए सीधे देखते हैं प्रोविजन। अब देखिए ये किस चैप्टर से लिया गया, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन अ पार्टी ब्रीचेज द कॉन्ट्रैक्ट देन ही और सी मस्ट कंपेंसेट द एग्राइव्ड पार्टी। अगर कोई ब्रीच कर रहा है, मतलब कोई जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पे, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था सीमा और रेलवे अथॉरिटी में कि तुमको पहुंचा देना है रेलवे अथॉरिटी को सामान सही टाइम पे किरण को, लेकिन वो नहीं पहुंचा पाया, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट को, बाद में पहुंचाया। देन ही और सी मस्ट कंपेंसेट द एग्राइव्ड पार्टी। तो सीमा को जो लॉस हुआ नहीं पहुंचा पाया तो सीमा को उसे पेमेंट करना, जो कंपेंसेशन देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, रेलवे अथॉरिटी को। और कौन सा, जो कि नेचुरली अराइज हो, यानी कि जिसे ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं, सिर्फ उसी डैमेजेस को देगी। एनी इनडायरेक्ट लॉसेज कैन नॉट बी क्लेम। कोई भी इनडायरेक्ट लॉस है जो उसका कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअल लॉस से या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, उसका पेमेंट नहीं किया जाता है। सम स्पेशल डैमेजेस आर आल्सो पेबल इफ दे आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड आर नोन टू ईच पार्टी। कह रहा है कि वो क्लेम भी कर सकती है वैसे डैमेजेज भी जो कि स्पेशल डैमेजेज हो, जो कि लिखा गया हो किस चीज़ में, कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेंगे तो मेरा तो लॉस हुआ वो आप पे करेंगे ही, अलग से भी आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि दो, एक तो हो गया कि आप नहीं फुलफिल किए उसका लिए हम आपसे, और एक लिए अलग से, यानी कि दो डैमेजेस आपको देना पड़ेगा अगर वो रिटर्न रहेगा तब। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, वो रिटर्न नहीं दी है, वो ऑन एक्सेप्शनल प्रॉफिट जो अर्न करना चाहती थी वो नहीं बताई थी। तो देखिए ये तो अब फैक्ट देखते हैं इसका। देखिए फैक्ट हुआ क्या है ये पूरे क्वेश्चन नंबर 2 में, कि सीमा हैज़ टू डिलीवर सम क्लॉथेज टू किरण ऑफ मुंबई। हाँ सीमा को डिलीवर करना था, तो सीमा क्या चूजी, मतलब वो क्या चुनी है, वो चुनी है रेलवे कंपनी चुनी है डिलीवर करने के लिए।
टू डिलीवर द गुड्स, हाउएवर शी वांट्स टू अर्न एन एक्सेप्शनल प्रॉफिट, ठीक है, एक्सेप्शनल प्रॉफिट भी अर्न करना चाहती है सीमा। लेकिन क्या हुआ है, एंड इट वाज अननोन टू द रेलवे अथॉरिटी, और रेलवे अथॉरिटी अननोन है, इसके बारे में उसे नहीं पता। फिर क्या होता है, रेलवे डिलीवर द गुड्स आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड टाइम के बाद में डिलीवर किया, यानी कि जो एग्जीबिशन होना था उसके बाद। इट वाज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डन बाय रेलवे टू सीमा, रेलवे जो है वो सीमा को ब्रीच कर दिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम पहुंचा देंगे और पहुंचाया नहीं। नाउ सीमा वांट्स टू रिकवर द लॉस ऑफ एक्सेप्शनल प्रॉफिट, एक्सेप्शनल प्रॉफिट क्या वो क्लेम कर सकती है? नहीं कर सकती है। देखिए नीचे, सीमा कैन ओनली क्लेम ऑर्डिनरी डैमेजेज फ्रॉम रेलवे कंपनी, ऑर्डिनरी डैमेजेज ही वो कर सकते हैं जो नेचुरली अराइज हुआ है। सी कैन नॉट क्लेम लॉस ऑफ एक्सेप्शनल प्रॉफिट विच वाज नॉट मैंशनड या फिर अननोन टू द रेलवे अथॉरिटी। तो ये जो लॉसेज है, जो स्पेशल डैमेजेज जो कि मेंशन नहीं था, जो वो अर्न करना चाहती थी लेकिन वो बताई नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में, ये उसे डैमेजेस नहीं मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि चंदन वाज सफरिंग फ्रॉम सम डिसीजेज, एक चंदन है जिसे डिसीज हो गया था, ठीक है, बीमार था बेचारा। वो क्या किया, डॉक्टर झुनवाला के पास गया, जिसका फ़ी कितना है 300। तो डॉक्टर क्या कहता है कि मैं तुम्हें ट्रीट तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक प्रोमिसरी नोट मुझे देना होगा 5000 का। देखिए अब बेचारा वो बीमार है, इसका फ़ी सिर्फ 300 है, लेकिन वो क्या कहा कि 5000 का तुम्हें प्रोमिसरी नोट देना होगा। चंदन मान गया कि ठीक है हम दे देंगे, साइन कर दिया वो। आगे क्या होता है कि जैसे ही वो रिकवर हो जाता है डिसीज से, ठीक हो जाता है, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा 5000, प्रोमिसरी नोट मैं आपको ऑनर नहीं करूंगा। तो ये कह रहा है कि क्या डॉक्टर ये अमाउंट रिकवर कर सकता है? देखिए डायरेक्टली आंसर दूँ तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखिए एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में रियल या फिर अपेरेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश होता है, जैसे कि मास्टर या सर्वेंट का होता है, वैसे ही। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है कि उसमें एक आदमी जो है वो सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट तो करता है, लेकिन वो डोमिनेंट पोजीशन को यूज करता है अपना, मतलब अपना पोजीशन जो कि उसका हाई पोजीशन है उसके अनुसार वो बेनिफिट लेना चाहता है। मान लीजिए डॉक्टर है तो पेशेंट से चार्ज कर सकता है पैसा ज़्यादा, अब पेशेंट को तो देना ही है, वो बीमार है तो ऐसे में वो अपना पोजीशन, क्योंकि वो डॉक्टर है तो उसका अथॉरिटी हाई है पेशेंट से, तो उस चीज़ का वो यूज करके मतलब गलत फ़ायदा उठा के प्रॉफिट अर्न करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट से, और ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, उससे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अनुसार ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। किसके लिए वॉइडेबल है? एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो काउज्ड, मतलब जिस पार्टी का कंसेंट नहीं लिया गया उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत उससे साइन करवा लिया गया। तो देखिए प्रोविजन देखते हैं पहले कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस देन इट इज वॉइडेबल और द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो काउज्ड। सच कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ओनली मोटिव टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर बाय रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। उनके पास इसमें क्या है कि दो पार्टी हैं, लेकिन एक के पास रियल अथॉरिटी है, जैसे डॉक्टर के पास अथॉरिटी है, आप पेशेंट हैं तो उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा कि अपना पोजीशन यूज करके आपके विल को जो है वो डोमिनेट करना चाहता है। ये 2-3 और केसेस हैं जिसमें ऐसा होता है, जैसे फिडुशियरी रिलेशनशिप हो गया बेटा और बाप का, तो बाप बोले कि नहीं नहीं तुमको ऐसा करना ही करना है, तो ये भी जो है ना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कोई मेंटली अनफिट है बेचारा तो उससे ज़बरदस्ती कुछ साइन वाइन करवा ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये सब जो है वॉइडेबल है। तो इसमें भी वही कह रहा है कि वो एक तो कि वो पेशेंट है, आप डॉक्टर हैं, तो आप जो साइन करवाए हैं वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का करवाए हैं। तो देखिए इसका फैक्ट क्या क्या हुआ वो पहले देखिए। चंदन जो था वो डिसीज से सफ़र कर रहा था, वो डॉक्टर झुनझुनवाला के पास गया जो कि उसे बोले कि हाँ ट्रीटमेंट देंगे, और उसका कंडीशन क्या था कि हम तुमसे 1000 रुपये लेंगे, जबकि उसका फ़ी कितना था? सिर्फ 300। अब क्या होता है कि जैसे ही वो ठीक हो गया चंदन, वो बोला कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, कोई भी प्रोमिसरी नोट साइन नहीं करूँगा। अब वो डॉक्टर क्लेम करना चाहता है, क्या वो क्लेम कर पाएगा? देखिए कंक्लूजन है कि नहीं कर पाएगा। क्यों? डॉक्टर कैन नॉट क्लेम सिंस एग्रीमेंट वाज मेड अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर रियल अथॉरिटी कह सकते हैं, रियल अथॉरिटी का वो यूज किया अपना पोजीशन का, और सामने वाले के विल को डोमिनेट करना चाहा जो कि पेशेंट था, तो इस केस में जो है वो कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक मिस्टर असीम है, ठीक है, जो कि एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जितने भी नियम कानून हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ होता क्या है एक्चुअली में। देखिए वो तो मिस्टर असीम एक एडवोकेट हैं, उनका कार उनके घर से चोरी हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट छपवाते हैं कि जो भी मेरे कार को ढूंढ देगा, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन मुझे दे देगा, उसको मैं 10,000 दूंगा।
मतलब ये कौन सा ऑफर हुआ, ये जनरल ऑफर हुआ, ऑफर टू पब्लिक। आगे देखिए क्या होता है कि एक मिस्टर विक्रम था जो एडवर्टीजमेंट पढ़ा और मेहनत कर करके वो कैसे भी करके वो कार को ढूंढ निकाला और मिस्टर असीम को इन्फॉर्म कर दिया। तो मिस्टर असीम जो थे वो अपना कार फिर पा गए, उनको मिल गया। लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं तुम्हें 10,000 रुपये जो रिवार्ड में कहा था कि ढूंढने पर दूंगा, मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो था न्यूज़पेपर में ना, वो इन्विटेशन टू मेक ऑफर था, ऑफर नहीं था, बस ऑफर का एक क्रिएशन था। ठीक है, हेंस इज नॉट लाइबल टू मेक रिवार्ड, इसलिए वो पैसे नहीं देंगे। हम कोई ऑफर आपको नहीं दिए थे, हम ऑफर क्रिएट करने के लिए कहे थे। ठीक है, ये उनका कहना है कि मैं पैसा नहीं दूंगा। तो कह रहा है कि मिस्टर जो विक्रम है, क्या वो रिवार्ड ले सकते हैं? तो देखिए वो बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट में वो छपवाएं कि 10,000 में दूंगा जो भी ढूंढेगा, यानी कि ये पब्लिक पब्लिक के लिए था। ये जो भी ढूंढेगा मतलब कोई भी पब्लिक में से ढूंढ सकता है। तो ये जनरल ऑफर था, ऑफर जो था वो लार्ज प्लेटफॉर्म पर था, कोई भी कर सकता है। अगर न्यूज़पेपर में छपा है तो कोई भी पब्लिक उसको देख के कहेगा कि हाँ मैं ढूंढ लूँगा तो मुझे 10,000 मिलेगा। यानी कि पब्लिकली ये बनाया गया था ऑफर, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर नहीं था। ये पब्लिकली जब ऑफर दे दिया गया था तो ये ऑफर ही था। और वो क्या कह रहा है जो है एडवोकेट कि नहीं, ये इन्विटेशन टू मेक ऑफर था। तो इन्विटेशन टू मेक ये ऑफर नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो जनरल ऑफर था। एडवर्टीजमेंट अगर आप करवा रहे हैं न्यूज़पेपर में तो वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये आप खुद ऑफर दे रहे हैं। तो क्या वो क्लेम करेगा? बिल्कुल करेगा। तो आइए देखिए प्रोविजन से पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। विच इज वैलिड, जो कि वैलिड होगा। ठीक है, इनवैलिड नहीं होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कोई भी उसको जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। आगे क्या है कि आफ्टर द जनरल ऑफर, जनरल ऑफर के बाद ऑफरर कैन नॉट डिक्लेयर इट टू बी एन इन्विटेशन टू मेक ऑफर। कह रहा है कि जैसे ही वो जनरल ऑफर दे दिया, कोई ऑफरर था, कोई प्रोमिसर, वो अगर जनरल ऑफर एक बार क्रिएट कर दिया तो उससे वो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर नहीं कर सकता। ठीक है, सिंस जनरल ऑफर इज इटसेल्फ एन ऑफर मेड टू लार्ज पब्लिक, क्योंकि ये खुद ही एक लार्ज पब्लिक पर होता है तो इसको वो कैसे कहेगा कि इनविटेशन है? ये तो खुद ही एक जनरल ऑफर है ना, पब्लिकली ऑफर है। इफ़ ऑफरर रिफ्यूजेज जनरल ऑफर देन ही कैन नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो रिफ्यूज कर रहा है तो वो नहीं कर सकता। तो हुआ क्या है वो देखिए इस केस में कि मिस्टर असीम जो कि एक लॉयर थे, उनके पास एक कार था जो कि चोरी हो गया था। वो एडवर्टीजमेंट दिलवाते हैं न्यूज़पेपर में कि वो 10,000 रुपये देंगे जो भी इसका इन्फॉर्मेशन देगा कि उनका कार कहाँ है। तो विक्रम जो है वो बेचारा एफर्ट लगाकर ढूंढ निकालता है। न्यूज़पेपर में वो पढ़ाता है कि अच्छा ऐसा करना है तो ठीक है हम ढूंढते हैं, और ढूंढ लेता है। और जैसे ही वो कार ढूंढ लेता है फिर वो क्या करता है कि मिस्टर असीम को बताता है कि हाँ आप न्यूज़पेपर में डलवाए थे कि जो भी ढूंढेगा उसको मैं पैसे दूंगा। लेकिन असीम कहता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो था वो जस्ट एक ऑफर नहीं था, वो क्या था, वो इन्विटेशन टू मेक ऑफर था। और हमें पता है कि इन्विटेशन टू मेक ऑफर कोई जो है वो प्रॉमिस नहीं करता। लेकिन ये बात तो कहा कौन? ये कहा मिस्टर असीम। एंड ही विल नॉट पे एनी, अब बोल रहे हैं कि हम कुछ पैसे नहीं देंगे। तो विक्रम बेचारा जो है वो कुछ क्लेम चाहता है, तो क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। सिंस एडवर्टीजमेंट टू पे 10,000 टू हुएवर हु विल फाइंड कार इज ए पब्लिक और जनरल ऑफर, क्योंकि ये पब्लिक और जनरल ऑफर था एडवर्टीजमेंट, एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाई एनीवन, और किसी से भी एक्सेप्ट किया जा सकता था। विक्रम कैन क्लेम 10,000 फ्रॉम असीम, इस बेसिस पे विक्रम जो है वो 10,000 क्लेम कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मिस्टर सिंघानिया इंटर इंटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर सोनू। देखिए क्या होता है कि मिस्टर सिंघानिया जो है वो मिस्टर सोनू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि सोनू तुम मेरे जो है होटल में हफ्ते में 2 दिन सैटरडे और संडे को तुम गीत गाना, ठीक है, या गाना गाना 6 वीक्स ऑन एवरी संडे एंड सैटरडे, ठीक है, 6 वीक्स के लिए। अब क्या होता है कि मिस्टर सिंघानिया जो कहते हैं कि ठीक है तुम सोनू मेरे होटल में 6 वीक के लिए तुम गाना गाना, संडे और सैटरडे को तुमको गाना है, और इसके लिए वो क्या कहते हैं कि 20,000 जो है हम प्रत्येक परफॉर्मेंस का देंगे। तो मिस्टर सोनू एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और क्या होता है कि 2 वीक के लिए वो बेचारा परफॉर्म कर पाता है, लेकिन तीसरे वीक में वो बीमार पड़ जाता है, उसका कंडीशन अच्छा नहीं रहता है और वो गाना गाने नहीं आता है। तो मिस्टर सिंघानिया क्या करते हैं कि कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट था ना उसको 20,000 देने का, अब तो आया नहीं तो चलो ख़त्म कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए। लेकिन कहता है कि केस क्या होगा अगर, क्या पहला क्वेश्चन है कि ठीक है वो टर्मिनेट कर दिए, क्या वो टर्मिनेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला पार्टी जो है वो
वो परफॉर्मेंस नहीं दिया। कैसे नहीं दिया? वो किया था 6 वीक के लिए और 2 वीक तक ही परफॉर्म कर पाया और तीसरे वीक में वो बीमार पड़ गया। दूसरा है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिस्टर सोनू टर्न्स इन द 4th वीक एंड मिस्टर सिंघानिया अलाउड हिम टू परफॉर्म विदाउट सेइंग एनीथिंग। कह रहा है कि अगर वो चौथे वीक में आते हैं तो चौथे वीक में आएंगे तो चौथे वीक के लिए उनका जो है वो अगर गाएंगे तो चौथे वीक का उनको पेमेंट मिलेगा, लेकिन तीसरे वीक का नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, वो एब्सेंट थे। अब कह रहा है कि मिस्टर सिंघानिया उसको अलाउ करते गाने के लिए, तो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा फिर से और जो है कॉन्ट्रैक्ट एज यूजुअल चलेगा, लेकिन तीसरा जो था वीक जिसमें वो गैप किए हैं उसका पेमेंट उनको नहीं मिलेगा। लास्ट है, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिस्टर सोनू सेंड्स मिस्टर मिक्का ऑन हिज प्लेट इन 3rd वीक एंड मिस्टर सिंघानिया अलाउज हिम टू परफॉर्म विदाउट सेइंग एनीथिंग। कह रहा है कि अगर जो तीसरा वीक वो छोड़ दिए थे, अगर वो मान लीजिए किसी और को भेज देते गाने के लिए और सिंघानिया कहते कि ठीक है सोनू नहीं आया, सोनू नहीं आया लेकिन उसके जगह पे जो है वो मिक्का आया है, तो ठीक है इसी को गाने देते, तो क्या क्या होता? तो उसको जो था ना ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू हो जाता और 3rd जो वीक था उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा मिस्टर सिंघानिया को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लिए हैं ऐसा। तो देखिए पहले प्रोविज़न देखेंगे। प्रोविज़न क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 इफ अ पार्टी ब्रीचेज द कॉन्ट्रैक्ट देन ही और सी इज लायबल टुवार्ड्स द अग्राइड पार्टी। बिल्कुल, अगर आप ब्रीच कर रहे हैं तो आप सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट किए थे अब आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अग्राइड पार्टी कैन स्यू फॉर क्लेम और डैमेजेज एंड कैन एक्सेप्ट कंटिन्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट फर्दर। कह रहा है कि अगर कोई पार्टी जो तोड़ रहा है किस चीज़ को, कॉन्ट्रैक्ट को, तो जिसको उस कॉन्ट्रैक्ट को जो चलाना चाहता था वो क्या क्या कर सकता है? वो केस कर सकता है, वो पैसे के लिए मांग सकता है, या फिर टाइम दे सकता है कि कोई बात नहीं, ठीक है भाई तुम टाइम ले लो और फिर से परफॉर्म कर देना। ये 3 केसेस हैं। फैक्ट आखिर में ऊपर हुआ क्या? तो सोनू को गाना गाना था होटल ऑफ सिंघानिया, ठीक है, एवरी सैटरडे और संडे को 6 वीक के लिए। फिर क्या होता है कि सोनू को मतलब 20,000 इसके लिए मिलना था प्रत्येक परफॉर्मेंस का, लेकिन सोनू सिर्फ 2 वीक के लिए ही गा पाता है और तीसरे वीक में वो बीमार पड़ जाता है। तो तीसरे वीक में वो बीमार पड़ जाता है तो वो गाना गाने नहीं आता है। तो होता क्या है, पहला केस था कि क्या होगा, क्या सिंघानिया टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को? तो हाँ, क्योंकि वो सेकेंड जो 3rd जो वीक था उसमें वो गाना नहीं गाया तो कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच कर दिया, तो ग्राविड पार्टी उसको टर्मिनेट कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। हाँ कर सकते हैं आराम से। दूसरा केस था कि क्या होगा अगर वो चौथा वीक में आए और गाना गाए और सिंघानिया गाने दे, तो ठीक है, अगर चौथा वीक में गाना गाएगा तो उसका जो है चौथे वीक का 20,000 मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो तीसरे वीक का क्या उसको मिलेगा? नहीं। और इसके लिए मिस्टर सिंघानिया जब वो बोलेंगे कि तीसरे वीक में तू नहीं गया तो मुझको घाटा हुआ, तो मैं तुमसे कुछ ऑर्डिनरी जो डैमेजेज हैं, मतलब जो तुम नहीं आया तो प्रॉब्लम हुआ 3rd वीक में, वो मैं तुमसे क्लेम कर लेता हूँ। तो ये कर सकता है सिंघानिया। लेकिन 3rd केस में जहाँ पे वो बोल रहा है कि तीसरे वीक में तो नहीं आया सोनू, लेकिन वो मिक्का को अगर भेजे और सिंघानिया कहा कि ठीक है तुम नहीं आया तो मिक्का ही गाएगा, तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो एक्सेप्ट कर लिया ना, मिक्का को एक्सेप्ट कर लिया कि तुम गाओ, नहीं आया सोनू कोई बात नहीं, तो ये गाएगा बेचारा, और जब ये गाएगा तो ये तो पूरा पैसा भी लेके जाएगा, ठीक है। मिक्का टू परफॉर्म ऑन द प्लेस ऑफ मिस्टर सोनू, हाँ, तो वो सिंघानिया जो है वो कोई क्लेम भी नहीं फिर कर पाएगा। क्यों? ना ही वो रिपुडिएट कर पाएगा और ना ही क्लेम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जगह पर जो मिक्का आया उसको वो अलाउ कर दिया, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसर मिक्का परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो क्लेम नहीं कर पाएगा और एंड भी नहीं कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसका सिंपल सा मतलब है कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो परफॉर्मेंस के पहले होता है। मान लीजिए कि हम बोलें कि मैं ए हूँ और मैंने बी को बोला कि तू मुझे 1,000 डिलीवर कर देना 10 तारीख को, तो 10 तारीख से पहले 8-7 तारीख को देख रहे हैं कि वो लग रहा है कि नहीं करेगा यार, वो भागने का चक्कर में कुछ ऐसा मुझे फील हुआ, या फिर सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया कि नहीं तुम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं हो सकता, तो बहुत सारे केसेस हैं जो नहीं हो सकते। तो देखिए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिक्स परफॉर्मेंस से पहले होता है, मतलब जब परफॉर्म करना है 10 तारीख उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच हो गया। तो ये है क्या, इसी का जो है वो इफेक्ट पढ़ना है। तो इफेक्ट देखिए क्या क्या हो सकता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर परफॉर्मेंस बिकम या फिर सीम्स लाइक इम्पॉसिबल बिफोर द अराइवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस के आने से पहले ही ये इम्पॉसिबल लगने लगता है। इट कैन बी सीन आइदर बाय द एक्ट या फिर नेचर ऑफ द पार्टी, लॉ मेकिंग इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, या फिर लॉ उसको इम्पॉसिबल कर रहा है, या सिंबल ऑफ प्रोमिसर करके ये सब केसेस जो हैं वो बताती हैं कि आने वाले जो सिचुएशन है उसमें हमारा जो लॉ है वो
जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। किस किस केस में देख रहे हैं, तो लग रहा है पार्टी को कि नहीं यार 10 तारीख से पहले ये पेमेंट जो है वो नहीं कर पाएगा, या फिर देख रहे हैं कि सरकार इस चीज़ को जो हम लोग कर रहे हैं उसको नहीं होने देगी। दूसरी केस कुछ कारण ये, या फिर सिंबल यानी कि इशारा कुछ ऐसा दे रहा है प्रोमिसर कि वो नहीं फुलफ़िल करेगा अपना जो वो वादा किया था। तो ये सब केसेस जो है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इन सच केस प्रोमिसर इज बॉन्ड टू परफॉर्म। ये तो सही बात है, आप प्रोमिसर हैं तो आपको दे परफॉर्म करना ही करना है। तो इफेक्ट क्या क्या हो सकता है अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे? तो आपको अग्राइड पार्टी केस कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को हटा सकता है, और क्या कर सकता है, डैमेजेज को क्लेम कर सकता है जो कि उसको एक्चुअल लॉस हुआ है परफॉर्मेंस ना होने से। और क्या कर सकता है, स्टिल मेक इट परफॉर्मेबल, क्योंकि अभी भी वो आपको टाइम दे सकता है कि देखो भाई अभी तुम ब्रीच कर रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट एंटिसिपेटरी है, तुम अभी भी से भी उसको फुलफिल कर दो। तो ये टाइम भी दे सकता है, एक चांस भी दे सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का डायरेक्ट क्वेश्चन। अब 7 जो क्वेश्चन है वो देखिए, सिंपली आपको मैं समझा देता हूँ। कह रहे कि ए बी क्लॉथ हाउस है, ठीक है, वो बहुत सारे जो है सेलिंग का काम करता है, सेलिंग परचेज का, जैसे कि हो गया क्लॉथ, कस्टमाइज रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर के अनुसार, सिल्क और क्या है ऑर्गेंडाई, कॉटन, खाड़ी, मतलब बहुत चीज़ों का जो है वो सेल परचेज करता है क्लॉथ्स का। फिर क्या होता है कि मिस्टर रीमा एक कस्टमर होती है जो उसके पास जाती है और कहती है कि एक स्पेशल टाइप का क्लॉथ मुझे चाहिए जो कि वो अपनी बेटी की शादी में पहनना चाहती है, ठीक है। वो साड़ी ऐसा कपड़ा चाहिए कि जो कि फिट हो, ठीक है। वो अपना बताती है कि कैसा चाहिए, स्पेशल टाइप का चाहिए कपड़ा जो कि साड़ी बनाए, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी में पहननी है, ऐसी मुझे कपड़ा दो। वो क्या कहती है कि उसे कॉटन सिल्क चाहिए। सुनिए ध्यान से, वो कहती है कि मुझे कॉटन सिल्क ही चाहिए, यही जो है मेरी साड़ी के लिए सूट होगा। शॉपकीपर क्या कहता है कि ठीक है मैं कर देता हूँ इंतजाम, और वो जाता है और क्लॉथ के लाता है और कट कर देता है उन्हें। और फिर क्या होता है कि वो रीमा को दे देता है। तो रीमा जाती है टेलर के पास, लेकिन जैसे ही वो टेलर के पास जाती है वो देख रही कि अरे मैं तो मांगी थी कुछ और, ये दिया कुछ और। मैं तो मांगी थी उसे सिल्क क्लॉथ, लेकिन मिला क्या है, मिला है सिल्क ऑर्गेंडाई, ठीक है। यानी कि जो वो चाहती थी साड़ी के लिए वो तो उसे मिला नहीं। तो जब उसे मिला नहीं तो वो क्या सोच रही है कि अब तो ये फिट नहीं है जैसा वो चाहती थी कि मेरा सिल्क क्लॉथ जो बने, लेकिन कॉटन सिल्क, यहाँ क्या मिला, सिल्क ऑर्गेंडाई। तो ये तो उसके साड़ी के लिए अच्छा है नहीं, वो तो ये चाहती नहीं थी। फिर क्या हुआ, इट हैज़ हैवीली स्टार्च्ड एंड नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग साड़ी दैट रीमा डिजायर्ड फॉर। जो रीमा चाहती थी अपना जो इच्छे के अनुसार वैसा नहीं ये बना सकता था, क्यों, क्योंकि वो चाहती थी सिल्क। सिल्क क्या था, सिल्क क्लॉथ, कॉटन सिल्क क्लॉथ, लेकिन मिला उसको क्या था, उसको मिला था कॉटन ऑर्गेंडाई, ऑर्गेंडाई मिल गया था। तो वो क्या करती है कि वो जाती है फिर से रिटर्न होकर, क्यों, क्योंकि टेलर कहता है कि ये नहीं फिट हो सकता, आप उसको रिटर्न कर दीजिए। तो वो रिटर्न करने के लिए जब जाती है तो वहाँ पे जो कंपनी था, जो फर्म था AB क्लॉथ हाउस, वो कहता है कि नहीं मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि आपके कहने पर मैं इसको काट दिया हूँ और ऐसा तो फिर कोई ख़रीदेगा नहीं। तो अब इसी बेस पे जो है आपसे पूछना चाहता है क्वेश्चन कि सेवियर टेम्पटर जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार अब बायर सेलर दोनों का ड्यूटी बताएं, और ये भी बताएं कि क्या रीमा अपना जो पैसा पे की थी सिल्क के लिए, जो कि उसको मिला नहीं है सिल्क कॉटन के लिए, उसको मिला सिल्क ऑर्गेंडाई, तो क्या वो अपना पैसा वापस ले सकती है। तो सिंपल सा जवाब है, देखिए जो रीमा थी वो तो बता दी थी कि मुझे सिल्क कॉटन चाहिए, लेकिन उसको मिला क्या, सिल्क ऑर्गेंडाई, यानी कि गलत मिला, सैंपल के अनुसार तो मिला नहीं। तो वो क्या कर सकती है, वो बिल्कुल पैसा वापस ले सकती है। और सेवियर टेम्पटर का एक बहुत बड़ा ये जो है वो एक्सेप्शन है कि अगर आप सैंपल से दिए हैं तो एज ए सेलर आपको सैंपल के अनुसार ही गुड्स प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपको पैसा रीपे करना पड़ेगा। तो देखिए प्रोविज़न देख लेते हैं सबसे पहले। कह रहे कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेवियर टेम्पटर मीन्स लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब यही है सेवियर टेम्पटर का कि जो बायर है वो हमेशा अवेयर होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी गलती होगा ना तो बायर ही उसके लिए जिम्मेवार होगा। लेट द बायर बी अवेयर, इट मीन्स ओनली बायर इज लायबल फॉर द डिफेक्टिवनेस इन द परचेज्ड गुड। अगर आप कोई सामान खरीद लिए हैं तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो डिफेक्टिव है तो आप क्यों आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपको पहले ही चेक कर लेना चाहिए था जब आप खरीद रहे थे, ठीक है। बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ द सेवियर टेम्पटर, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है जहाँ पर सेलर लायबल होता है। कोई भी रॉन्ग गुड्स जो उसको मिला है डिफेक्टिव गुड्स, तो बायर नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, अब सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। किस केस में, अगर सैंपल के द्वारा
बेचा गया हो, यानी आप सैंपल दिखाए हैं बहुत सारा में से थोड़ा सा कि मुझे ऐसा चाहिए, और अगर वैसा सेलर नहीं दिया तो आप क्लेम कर सकते हैं उससे। डिस्क्रिप्शन, अगर आप डिस्क्रिप्शन दिए, बताया कि कैसा गुड्स आपको चाहिए, और अगर वैसा वो नहीं दिया तो आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। सेल फ्रॉम ब्रांडेड कंपनी, अगर कोई ब्रांडेड कंपनी है तो वहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई पूमा में हम गए तो वहाँ पे कंपनी पूमा का है और हम बोले कि मुझे एक जूता चाहिए, तो ऐसा नहीं कि वो टाटा बाटा किसी और का दे देगा, उसे पूमा का ही देना चाहिए। तो ब्रांडेड कंपनी से अगर हम खरीद रहे हैं तो अगर कुछ गलत हमें प्रोडक्ट अलग मिल जाता है, रॉन्ग मिल जाता है, तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। सेल बाई सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन टुगेदर, अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन हम ये भी बताएं कि भाई ये चीज़ चाहिए और कैसा चाहिए ये भी मेंशन कर दिए, तो अगर वो वैसा नहीं देता तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन सेवियर टेम्पटर क्या कहता था कि अगर कुछ भी गलत सामान आपके पास गया ना तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपको पूछना चाहिए। लेकिन इन केसेज में जो है ना, जब हम सैंपल दे दिए, सब कुछ बता दिए हैं, तो हमें नहीं पूछना चाहिए, इस सब एक्सेप्शन था, इसके लिए तो सेलर जिम्मेवार है। देखिए फैक्ट में क्या हुआ कि रीमा जो है वो एबी शॉप जो कि क्लॉथ का था उसमें गई, ठीक है। वो स्पेशली बताई स्पेसिफिकली कि मुझे अपनी बेटी की शादी में साड़ी पहननी है और साड़ी के लिए मुझे कॉटन क्लॉथ की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो ऑनर था, शॉप ऑनर, वो क्लॉथ निकालता है, अरेंज करता है और कट करके वो उसको दे देता है। फिर क्या होती है कि वो जाती है टेलर के पास, लेकिन टेलर जो है वो कहता है कि नहीं ये तो वैसा है नहीं, ये आपकी साड़ी जो आप चाह रही हैं वैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप मंगवाई क्या हैं, आप बोली थी वहाँ पर स्पेसिफिकली कि कॉटन क्लॉथ चाहिए, और वो दिया क्या है, कॉटन ऑर्गेंडाइज सप्लाई कर दिया है। तो ये तो सूटेबल है नहीं, जैसा आप बोली वैसा तो सूटेबल नहीं है। आप बोले कॉटन क्लॉथ के लिए, आपको मिला क्या, आपको ऑर्गेंडाई मटेरियल मिल गया, कॉटन ऑर्गेंडाई, कॉटन क्लॉथ नहीं मिला, ठीक है। कॉटन सिल्क चाहिए था आपको और मिला कॉटन ऑर्गेंडाई, तो ये सूटेबल नहीं था पर्पस के लिए, तो इट वाज नॉट फिटिंग एज पर हर रिक्वायरमेंट, नहीं फिट हो रहा था। रीमा केम टू रिटर्न द ऑर्गेंडाई, अब वो रिटर्न करना चाहती है। तो होता क्या है, जैसे वो रिटर्न करना चाहती है क्लॉथ, तो सेलर रिफ्यूज कर देता है कि नहीं मैं अब इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे बोली थी वैसे मैं कट किया हूँ और अब ये तो कोई और दूसरा खरीदेगा नहीं, ये तो सेलेबल है नहीं। रीमा कहती कि नहीं मुझे पैसे चाहिए। तो क्या वो पैसा ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। रीमा कैन गेट बैक हर अमाउंट सिंस सी हैज़ गिवन हर विलिंगनेस टुवार्ड्स द क्लॉथ इज नॉट डिलीवर टू हर। वो सिल्क क्लॉथ के लिए जो बोली थी उसको सिल्क साइज मिल गया, तो क्या ये सैंपल के अनुसार मिला? नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा और बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और सीमा कैन गेट बैक हर अमाउंट, वो अपना पैसा ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब इसमें क्या है कि एक ए है जो कि बी के शॉप पर जाता है और कुछ ज्वेलरी सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि वो जो ए है वो ए खुद को गलती से मतलब फ्रॉड करके वो क्या है, खुद को बताता है कि मैं मैन ऑफ क्रेडिट हूँ, और जो बी है जिसका शॉप है उसको गलती से वो फुसला लेता है और पेमेंट जो है वो चेक के द्वारा कहने को कहता है कि मैं जो हूँ वो मैन ऑफ क्रेडिट हूँ, तो मैं कुछ सामान खरीदूंगा आपसे और मैं आपको चेक के तहत पेमेंट कर दूंगा। और क्या कहता है ए कि मुझे जो है एक रिंग दे दो, पार्टिकुलर रिंग की वो डिमांड करता है, जो उसे मिल जाता है। और वो क्या करता है कि वो चेक प्रोवाइड कर देता है किसको, बी को। तो चेक दे दिया और रिंग ले लिया। और कैसे ये खुद को गलत है, ये क्या है, ये मैन ऑफ क्रेडिट नहीं है, वो फॉल्सली रिप्रेजेंट किया है खुद को। आगे देखिए क्या होता है कि बी को तो पता नहीं था, वो सोचा कि हाँ मैन ऑफ क्रेडिट है, चेक दे ही दिया है। लेकिन बाद में जब ड्यू डेट आया तो जब वो चेक को जमा किया बैंक में तो चेक डिजॉनर्ड हो गया। हो सकता है पैसा उसमें कम हो, तो चेक डिजॉनर्ड हो गया। तो जब चेक डिजॉनर्ड हो गया तो फिर क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो दोनों किए थे, ठीक है, ए और बी किए थे, तो बिफोर बी कुड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड बाई, ये कह रहा है कि उससे पहले जब बी से जब अवॉइड करना चाहता था, ठीक है, उसके साथ फ्रॉड हुआ, बी के साथ फ्रॉड हुआ ना, क्यों, वो फॉल्सली दे दिया गलत चेक और चेक बाउंस हो गया था, डिजॉनर्ड हो गया। तो सोचा कि मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा, उससे पहले ही जो ए सामान लिया था जो रिंग उसी को दे दिया। मतलब ए खरीदा बी से गलती से, ठीक है, खुद को बता दिया कि मैं मैन ऑफ क्रेडिट हूँ और सामान रिंग खरीद लिया और गलत चेक दे दिया जो कि डिजॉनर्ड हो गया। और क्या किया ए खरीदने के बाद रिंग कि वो सी को दे दिया। सी तो गुड फेथ में ले लिया, उसे फैक्ट का पता नहीं था कि सी ऑनर है कि नहीं है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है कि नहीं है। तो यही पूछना चाहता है कि डिस्कस इफ सच अ सेल मेड बाय नॉन ऑनर, ये क्या है, नॉन ऑनर है। क्यों?
क्योंकि उसने तो परचेज तो किया है, भले ही परचेज किया है, लेकिन उसने पेमेंट जो है वो नहीं किया, वो तो फॉल्स किया है, जो कि डिजॉनर हो गया चेक। तो ये तो नॉन ऑनर हो गया। तो कह रहा है कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। अगर वो सेल करता है तो वो तो ऑनर नहीं है, लेकिन अगर वो नॉन ऑनर होते हुए भी सेल करता है तो क्या ये वैलिड है। तो देखिए वैलिड है। कुछ केसेस हैं जिसमें जो है कि नॉन ऑनर भी जो अगर सेल करता है वैलिड हो जाता है। जैसे कि अगर कोई मर्केंटाइल एजेंट सेल करता है, या फिर कोई आदमी जो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में है लेकिन उसके पास सामान है, अगर वो बेच दे, या फिर अनपेड सेलर है, या फिर एस्टोपेल अगर सेलर खुद ही बोल दे कि नहीं किसी और आदमी से ले लेना, तो वो आदमी भी आपको जो है वो रियल टाइटल दे देगा, यानी कि वो ऑनरशिप दे सकता है। तो देखिए प्रोविजन लिखे हैं क्या कि एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 रियल टाइटल या फिर गुड टाइटल या फिर जिसको हम ऑनरशिप कहते हैं कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द रियल ऑनर। कह रहा है कि सिर्फ रियल ऑनर ही रियल टाइटल को ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ तो मैं ही उसे बेच सकता हूँ, बट देयर इज एक्सेप्शन। लेकिन ये बात गलत है कि कैसे, कुछ ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे नॉन रियल ऑनर यानी कि जो ऑनर नहीं है वो भी जो है वो गुड टाइटल दे देते हैं, यानी कि ऑनरशिप वो भी पास कर सकते हैं गुड्स का। कौन कौन, जैसे कि अगर कोई मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट किया गया हो, जैसे कॉरियर, वो आपको एक्चुअल दे देता है, आप सामान खरीदते हैं वो आपका हो जाता है, लेकिन क्या कोरियर ही उस गुड्स को परचेज किया हुआ होता है? नहीं, वो तो उसको ट्रांसफ़र के लिए मिलता है। तो एजेंट और कोरियर ये जो है वो दे देंगे आपको रियल टाइटल, यहाँ पे आपको ऑनरशिप मिलता है। अगर आप उस आदमी से खरीदते हैं जो कि ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट में है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में है, और उसके पास गुड्स है और उससे आप खरीद लेते हैं, आपको नहीं पता है फैक्ट, तो ये इसमें भी आपको सही टाइटल मिलेगा, आप ऑनरशिप ले लेंगे। या फिर एस्टोपेल, अगर सेलर खुद ही एक अलग पर्सन को अपॉइंट किया है अपने बिहाफ पे, उससे आप लेते हैं तो आपको रियल ओनरशिप मिलेगा। या फिर अनपेड सेलर है, वो भी आपको बेच देगा। अनपेड सेलर हैं, हम बेच रहे हैं, ठीक है, हमारे पास तो गुड्स पोजीशन में है और हम अनपेड हैं तो हम तो बेच देंगे, तो इसमें भी जो है वो मिलेगा गुड टाइटल। फाइंडर ऑफ गुड्स लॉस्ट करके, अगर मान लीजिए कि मुझे कोई सामान मिला गिरा हुआ, तो हम अगर बेच देते हैं उस चीज़ को तो उसमें भी रियल ओनरशिप जो है वो पास हो जाएगा किसी और को। तो केस में हुआ क्या है कि ए जो है वो गलती से खुद को रिप्रेजेंट किया है मैं, और वो रिंग खरीद लिया और चेक दे दिया, लेकिन हुआ क्या कि चेक डिजॉनर हो गया बाद में, और डिजॉनर होने से पहले ही ए जो है वो सेल कर दिया सी को। क्या सेल कर दिया? अब वो रिंग जो है वो सेल कर दिया। कब सेल कर दिया? जैसे ही बी सोचा कि अरे मुझे तो पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है इससे, वो तो गलती किया मेरे साथ, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को जो रिपुडिएट कर देंगे, उससे पहले ही ये जो है वो सेल कर दिया सी को। और सी बेचारा, उसे नहीं पता था कुछ, तो वो गुड्स फेथ में परचेज कर लिया। तो क्या ये वैलिड है कि नहीं है? तो बिल्कुल ये वैलिड है, इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? सिंस सी परचेज फ्रॉम ए हु वाज इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विद बी। वो बी के साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट में था? वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में था। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट जो है वो गलत किया था, उसमें तो अमाउंट थे ही नहीं। बट हेयर रियल टाइटल ट्रांसफर टू सी, सी को रियल टाइटल जो है वो मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि वो गुड फेथ में, मतलब विश्वास करके वो खरीदा था बी से, ए से। ए जो है वो बी के साथ तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में है। क्यों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में है? क्योंकि वो पेमेंट जो है, पेमेंट करने का उसका जो चेक का जो मेथड था वो गलत था, पेमेंट नहीं हो पाया, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया एट द ऑप्शन ऑफ द बी के लिए वो वॉइडेबल है। लेकिन इसके पास सामान था, किसके पास? ए के पास, तो ए बेच दिया, और जो सी था वो गुड फेथ में खरीदा, तो उस बेचारे को जो है वो रियल टाइटल मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जिसमें कहता है कि टाइप्स ऑफ गुड्स आपको बताना है। तो देखिए पहला था कि 100 बेल जो है वो गोडाउन में है एक होलसेलर के पास, तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है, वो एग्री करता है 50 बेल सेल करने के लिए, और उनको उठाकर और एक अलग जगह पर रख देता है कि हाँ इसको मुझे बेचना है। तो सोचिए, उसको सेलेक्ट कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो क्या हो गया, वो पार्ट तो है एग्जिस्टिंग गुड्स का, लेकिन वो क्या हो गया, असर्टेन गुड हो गया। असर्टेन गुड हो गया क्यों? क्योंकि उसे आइडेंटिफाई करके अलग रख दिया गया, वो आइडेंटिफाइड है तो वो असर्टेन गुड्स हो गया। सेकेंड है कि ए जो है वो एग्री करता है बी को सेल करने के लिए 1 पैकेट चीनी, ठीक है, और 1 पैकेट जब वो बेचने के लिए तैयार होता है तो बहुत सारे वहाँ पे पैकेट्स होते हैं, ठीक है, उसी में से किसी एक को वो बेचने के लिए तैयार होता है। तो सोचिए, उसको सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई तो नहीं किया है, तो वो तो अनसर्टेन है ना। भले ही गुड्स है उसके पास, 100 पैकेट है, उसमें से 1 पैकेट वो बेचने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कौन सा बेचेगा नहीं पता है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स तो है लेकिन अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। थर्ड देखिए कि टी जो है वो एस को कहता है कि सारे मैं अपना सेव तुम्हें बेच दूंगा अगर वो जो है इस साल अगर वो प्रोड्यूस होते हैं, तो मतलब अगर इस साल सेव फरते हैं तुमको मैं सारा दे दूंगा। तो देखिए ये फ्यूचर गुड्स हो गया ना,
क्यों? क्योंकि वो तो फ्यूचर पे डिपेंडेंट है, बेस्ड है हैपनिंग पे, कि अगर वो सच में प्रोड्यूस होगा तो मैं तुम्हें बेचूंगा। अभी करेंटली तो वो अवेलेबल नहीं होगा हमारे स्टॉक में ना, हमारे गोडाउन में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या हो गया फ्यूचर गुड्स। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन अभी होना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कुछ गुड्स थी जो सैंपल के थ्रू आइडेंटिफाई करके सोल्ड बाय सैंपल बाय ए टू बी, ए जो है वो बी को दे दिया, यानी कि बी कोई सैंपल दिया था कि हाँ मुझे ऐसा गुड्स चाहिए, सैंपल दिखाया था, कुछ गुड्स में से छोटा पार्ट उठाकर कि भाई मुझे ऐसा दो। हु इन टर्न सोल्ड द सेम गुड्स, और बिल्कुल वैसा ही गुड्स जो है वो ए जो है वो बी को दिया। अब बी क्या करता है कि वो भी सैंपल के थ्रू ही वो सी को सेल कर देता है, और सी जो है वो सेम गुड्स को सैंपल मतलब दिखाकर ही वो डी को सेल कर देता है। लेकिन डी देख क्या देखता है, अरे नहीं नहीं, ये तो सैंपल के अनुसार है ही नहीं। डी क्या कहता है सी को कि ये सैंपल के अनुसार नहीं है, मैं इसे नहीं खरीदूंगा, और सी को वो रिटर्न कर देता है। तो सी को जब वो रिटर्न कर देता तो सी कहता है कि हाँ मैंने भी तो बी से ख़रीदा था, मैं बी को केस करूँगा। बी कहता है कि मैं ए पर केस करूँगा। तो यही पूछता है कि ए और बी और सी का जो सिचुएशन है वो क्या होगा। देखिए पहले क्वेश्चन पूरा समझ लीजिए। ए सेल किया बी को, ठीक है, सैंपल के अनुसार, और बी सेल किया सी को सैंपल के अनुसार ही, और सी सेल किया डी को सैंपल के अनुसार ही, और सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन डी एक्सेप्ट नहीं किया, वो बोला कि नहीं ये तो सैंपल के अनुसार है ही नहीं भाई, ये तो कुछ और गुड्स है। तो अब सारे केस कर दिए, डी किया सी को, सी किया बी को, और जो बी था वो ए को किया। तो कह रहा है कि अब बताइए कि जो बी और सी है उनका क्या सिचुएशन होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या इसमें प्रोविजन लगेगा। एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेल बाय सैंपल मस्ट मैच विद द सैंपल गिवन बाय बायर। कह रहे कि जैसा हम सैंपल दिए हैं कि भाई मुझे ऐसा गुड चाहिए, बिल्कुल उससे मैच करनी चाहिए जो गुड्स हमें डिलीवर होगा। इफ़ बायर रिमेन्स साइलेंट आफ्टर रॉन्ग डिलीवरी देन ही और सी कैन नॉट रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एज पर कंडीशन। कह रहे कि मान लीजिए कि हम सैंपल दें कि भाई मुझे ऐसा सामान चाहिए, और सेलर जो है मुझे गलत सामान दिया, तो अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें, यानी कि हम अपना जो कंडीशन दिखाए थे वहाँ पे मेन कोर कि हमें क्या चाहिए उसको हम एक्सेप्ट कर लिए, भले ही सामान मुझे वो गलत दिया लेकिन हम तो उसको एक्सेप्ट कर लिए ना। तो क्या हम उसको बाद में उसको फिर हम कहेंगे कि नहीं नहीं सब कुछ बहुत दिन हो जाएगा, फिर हम उसको कहेंगे नहीं रिटर्न कर, तो क्या वो रिटर्न करेगा? नहीं, बोलेगा कि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस आप तो एक्सेप्ट कर लिए थे, यानी कि आप तो चेक नहीं किए, आप चेक किए भी या नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं, आप एक्सेप्ट किए थे ना। आप शांत क्यों थे उस टाइम? आप बायर थे, आपको बताना चाहिए कि हाँ गलत सामान मिला तो मैं सैंपल के अनुसार फिर मैच करके आपको दे देता, लेकिन आप जो है उसको एक्सेप्ट कर लिए। तो वैसे ही ए से जो है वो बी तो एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ तुम मुझे अच्छा सामान दिए हो, भले वो देखे या ना देखे वो अलग चीज़ है, लेकिन बी तो एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे ही सी भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन डी एक्सेप्ट नहीं किया जब वो सी से खरीदा। तो फैक्ट क्या कर रहा है कि ए सेल किया बी को सैंपल के थ्रू, और बी जो है सेम गुड्स को सी को सैंपल के थ्रू ही बेच दिया, और सी जो था वो डी को भी बेच दिया। लेकिन डी इसे गलत पाया कि नहीं ये तो सैंपल के अनुसार है ही नहीं गुड, ये तो कुछ और गुड्स है, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो क्या होता है कि सी जो है वो बी पर केस करता है, और बी जो है ए पर केस करता है। तो क्या होगा कंक्लूजन देखिए कि गलत जो गुड्स थे, रॉन्ग गुड्स वे आर ओनली आइडेंटिफाइड बाय डी। जो डी था सिर्फ वही जो था वो पाया कि जो गुड्स है वो रॉन्ग है, सिर्फ डी उसको आइडेंटिफाई किया। सो डी कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कंडीशनल, यानी कि जैसा उसे गुड्स चाहिए था, जैसा सैंपल दिया था सैंपल के बेसिस पे वैसा ही गुड्स इसको नहीं मिला, किसको डी को। तो सिर्फ डी जो है वो रिपुडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन क्या बी और सी भी कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ए बी को दिया तो बी तो चेक नहीं किया, वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही बी सी को दिया तो सी भी एक्सेप्ट कर लिया। तो बी एंड सी कुड नॉट इंस्पेक्ट द गुड्स, नहीं कर सके वो इंस्पेक्ट एज पर द सैंपल, वो जो है वो जांच पड़ताल नहीं कर पाए, तो वो तो एक्सेप्ट कर लिए। तो जब आप एक्सेप्ट कर लिए तो आप ब्रीच ऑफ वारंटी मांग सकते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रीच ऑफ कंडीशन यहाँ पे नहीं अप्लाई हो सकता। क्यों? क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन तभी होता है जब आप एट द टाइम जब आपको गुड्स गलत डिलीवर हुआ था आप बताते कि हाँ मुझे गलत गुड्स जो है वो डिलीवर हो गया है, लेकिन आप तो उस टाइम शांत थे, बी और सी को तो कुछ पता ही नहीं था। दे कैन नॉट एंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर मिनिमल ऑर्डिनरी डैमेजेस, यानी थोड़ी सी डैमेजेस के लिए वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा के लिए वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी जो बी और सी थे, जैसे इनको सैंपल के अनुसार गुड्स मिला ए से बी तो चुपचाप सेल कर दिया सी को, जबकि इसको देखना चाहिए था कि हाँ सामान सही मिला या नहीं। और वैसे ही जैसे सी को मिला तो सी भी नहीं देखा कि बी मुझे अच्छा सामान दिया कि नहीं। तो ये दोनों जो थे वो एक्सेप्ट कर लिए थे कंडीशन को। तो ये थोड़ा सा बाद में जब डी गलत है तो ये बी और सी जो है वो थोड़ा सा ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिपुडिएट नहीं कर सकते, वो गुड्स को लौटा नहीं सकते, जबकि डी जो है वो लौटा सकता है बी सी को।
मतलब डी जो है वो सी को लौटा सकता है, लेकिन बी और सी जो हैं वो ए को नहीं लौटा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन डी तो एक्सेप्ट यहाँ पे किया ही नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल सा है। उसमें क्या कहता है कि सोहन, रोहन और जय 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में। ठीक है, और जो ये फर्म है वो क्या काम करता है? ऑफिस फर्नीचर का। ठीक है, डील करता है ऑफिस फर्नीचर। उन लोगों का जो है वो रेगुलर डीलिंग था मिस्टर ए बी कंपनी के साथ। ठीक है, जो कि इन्हें सप्लाई करता था फर्नीचर। लेकिन 30 जून को क्या हुआ कि मिस्टर जय जो है वो एक रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। 3 फ्रेंड थे, सोहन, रोहन और जय। ठीक है, फर्नीचर के लिए डील करते थे, ए बी कंपनी से लेते थे वो फर्नीचर और बाद में वो बेचते थे। और जय जो है वो बेचारा मर गया एक्सीडेंट में। तो क्या हुआ? द फर्म ऑर्डर्ड ए बी कंपनी टू सप्लाई द फर्नीचर फॉर देयर बिजनेस ऑन 25 मई। कह रहा है कि उसके मरने से पहले ही जो था कि वो जो कंपनी, जो इनका फर्म था, वो मिस्टर ए बी कंपनी को फर्नीचर सप्लाई करने के लिए कहा था। फिर क्या हुआ? व्हेन जय वाज आल्सो अलाइव, जब जय जिंदा था तभी ये जो थे वो सप्लाई करने के लिए बोले थे। तीनों पार्टनर बोले थे कि मुझे सप्लाई कर देना, लेकिन उसके बाद एक पार्टनर मर गया। कौन? जय। तो क्या होता है कि सोहन और रोहन, जो बाकी के 2 पार्टनर बचे, जो बिजनेस को अभी भी चला रहे थे, क्या होता है कि द फर्म डिड नॉट गिव नोटिस अबाउट जय का डेथ टू द पब्लिक। कह रहे कि जय मर गया, इसका वो लोग जो है वो नोटिस ना ही ए बी कंपनी को दिए ना ही पब्लिक को दिए कि हाँ हमारा वो पार्टनर अब नहीं रहा। फिर क्या होता है कि कंपनी जो है वो डिलीवर करती है गुड्स। ठीक है, जब जैसे वो फर्नीचर डिलीवर करती है, उसे नहीं पता है कि मतलब मरा हुआ है कोई इनका पार्टनर। द फैक्ट अबाउट द जय डेथ वाज नोन टू देम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। करके वो लोग जो थे उन लोगों को पता था, जो लोग थे, जो पार्टनर्स, कि वो मर चुका है। लेकिन क्या होता है कि फर्म जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है आगे चलकर। देखिए, सप्लाई तो करना था फर्नीचर और पार्टनर पहले ही एक पार्टनर मर गया, लेकिन किसी को नोटिस नहीं दिया गया कि वो मरा हुआ है। फिर क्या होता है कि फर्म जो है इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा पे तो कर नहीं सकता। तो क्या हुआ कि अब जो है वो ए बी कंपनी वो केस की है किस पे? जो सोहन रोहन का जो कंपनी बचा हुआ है, जो फर्म बचा हुआ है उन दोनों का, तो उस पर वो केस करती है कि मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या जैक जो कि मर गया उसका प्राइवेट एस्टेट भी लायबल होगा फर्नीचर के लिए पेमेंट के लिए, जो कि वो ए बी कंपनी प्रोवाइड की थी? तो देखिए सिंपल सा जवाब है, क्योंकि वो पहले ही मर गया था तो वो कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए अब डिलीवरी तो उसके बाद, मौत के बाद हो रहा है। ठीक है, अब तो वो है नहीं। दूसरी बात, जैसे ही वो मरा था उसका तो जितना भी शेयर था ये सब कुछ तो उसका एक्सपेल्ड आउट हो गया होगा। तो जब सब कुछ एक्सपेल्ड आउट हो गया होगा तो पेंसेज वो बियर कर सकता था, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें उसका प्राइवेट एसेट यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो बचा नहीं उसका। अब तो लाइबिलिटी उसका लिमिटेड हो गया ना। जब वो मर गया तो वो थोड़े ही रिस्पॉन्सिबल है आपके इंसॉल्वेंसी का। जब वो जिंदा था तो फर्म इंसॉल्वेंट नहीं था, तो उसका प्राइवेट एसेट नहीं यूज हो सकता। तो देखिए पूरा पढ़ते हैं, प्रोविज़न देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ईच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर लायबल टुवर्ड्स द ऑब्लिगेशन इवन अप टू दियर प्राइवेट एसेट्स। कह रहा है कि उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उनका जो है वो लाइबिलिटी वो अभी भी अनलिमिटेड ही है। इन केस अगर एक पार्टनर मर जाता है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फर्म विद आउटसाइडर और आफ्टर हिज डेथ एनी कॉन्ट्रैक्ट में, कर कि पहले बने या बाद में बने, क्या होता है कि अगर वो मर गया है बेचारा, ठीक है, और उसके बाद अगर आपका फर्म इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो लायबल नहीं होगा। हिज शेयरिंग पार्ट विल बी लायबल ओनली। उसका जो पार्ट है, जो शेयर ले रहा है, सिर्फ उसके लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यानी कि कोई लॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसके लिए वो है रिस्पॉन्सिबल। जो मरा हुआ पार्टनर है, अगर उससे पहले जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है उसमें उसकी पैसे लगेगी, लेकिन उसका पर्सनल एसेट्स नहीं यूज होगा। इफ़ ही हैज़ नॉट विड्रॉन हिज एसेट एज ए पार्टनर। कह रहे कि अगर मर गया और उसका जो है वो पब्लिक नोटिस भी नहीं दिया और उसका कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि हाँ हमारा पार्टनर मर गया, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ा ही होगा भाई। अब तुम इंसॉल्वेंट हुए हो बाद में, वो तो मर गया। इफ़ ही और सी इज डीड, अगर वो मर गया है एंड नो पब्लिक नोटिस इज गिवन, इवन देन ही विल नॉट बी लायबल अप टू हिज प्राइवेट एसेट्स। इसके बावजूद भी वो प्राइवेट एसेट्स के लिए लायबल नहीं होगा और कंटिन्यूइंग पार्टनर लायबल होंगे। वो तो मर गया तो उसे तो नहीं पता था कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाएगी, तो वो क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखिए फैक्ट क्या हुआ है कि सोहन रोहन जय तीनों पार्टनर्स थे। फर्म वो
ये जो तीनों का पार्टनर्स थे, ये तीनों ने क्या ऑर्डर किया था, फर्नीचर। लेकिन उसके बाद जो है जय मर गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि फर्म जो था वो कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया जय के डेथ का, और फर्नीचर जो है बाद में एबीसी कंपनी जो है वो डिलीवर की। तो जैसे ही वो फर्नीचर डिलीवर की, फर्म क्या हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। फर्म में 2 ही पार्टनर रोहन सोहन बचे थे और ये इंसॉल्वेंट हो गया। तो एबी कंपनी केस कर दी कि मुझे जो है वो पैसे चाहिए, चाहे कैसे भी हो। तो पूछ रहा है कि क्या जय जो मर गया है उसका प्राइवेट स्टेट भी लायबल होगा, क्या उसका प्राइवेट एसेट्स भी लायबल होंगे? तो देखिए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जय का प्राइवेट एसेट इसलिए लायबल नहीं होगा क्योंकि ही वाज नो मोर एंड सो एग्जेम्प्टेड आउट ऑफ फर्म। वो फर्म से बाहर हो गया था जैसे ही मारा था, तो वो तो लायबल होगा ही नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 में क्या है कि मोनी टोनी पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो मोनी और टोनी जो पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं कि एक मोटो कंपनी है, उसमें ये दोनों पार्टनर्स हैं। मोनी एंड टोनी वेयर पार्टनर्स इन द फर्म एमएस मोटो कंपनी, इसमें वो लोग पार्टनर्स हैं। फिर क्या होता है, वो एक सोनी को एडमिट करते हैं एज ए पार्टनर इन ए फर्म। ही इज एक्टिवली इंगेज इन डे टू डे एक्टिविटीज़, और उससे जो भी ऑपरेशन होता है डे टू डे उसमें वो लोग इंगेज कर लेते हैं। और यहाँ पे ट्रेडिशन था पार्टनरशिप का कि 20,000 जो रेम्यूनरेशन है मंथली हर कोई को दिया जाए, लेकिन कोई रिटेन एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन ये ट्रेडिशन था देने को। लेकिन जैसे ही सोनी बेचारा को एडमिट करते हैं, वो लोग तो अपना सैलरी लेते हैं, लेकिन वो लोग जो सोनी को एडमिट किए उसको नहीं दे रहे हैं सैलरी। तो वो बोल रहा है कि नहीं मुझे भी सैलरी चाहिए। लेकिन बाकी पार्टनर क्या करें कि नहीं, रिटेन एग्रीमेंट तो थोड़े ही है कि तुमको मिलेगा, ये तो ट्रेडिशन है, तुम्हें नहीं देंगे हम लोग। तो कह रहा है कि क्या सोनी जो है बेचारा वो, क्योंकि डे टू डे बिजनेस में वो भी इन्वॉल्व है, क्या वो क्लेम कर सकता है रेम्यूनरेशन? देखिए वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि चाहे वो डीड रिटेन हो, इम्प्लाइड हो, कोई मतलब नहीं। अगर पार्टनरशिप बना है और उनके बीच अगर कोई ट्रेडिशन ऐसा है कि हर एक पार्टनर जो इंगेज है डेली टू डे बेसिस के एक्टिविटीज़ में, तो उसको अगर रेम्यूनरेशन देना है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो सोनी जो है वो इंटाइटल है लेने के लिए। तो देखिए प्रोविज़न पहले कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पर्सन हैविंग एग्रीमेंट। बिल्कुल एक एग्रीमेंट होता है जिसमें 2 या 2 आदमी इंगेज होते हैं। ईच एंड एवरी पार्टनर्स आर इक्वली एबल टू शेयर प्रॉफिट, सब लायबल हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए और लॉसेज भी शेयर करेंगे, जैसा डीड कहता है, एग्रीमेंट कहता है। एनी एडमिटेड पर्सन इज आल्सो कंसिडर्ड विद द सेम अथॉरिटी, बिल्कुल उसे भी वही अथॉरिटी और लायबिलिटी दिया जाएगा। ही और सी इज आल्सो इंटाइटल टू टेक शेयर एज पर द डीड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कारण कि डीड एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड, रिटन हो या नहीं रिवर्बल हो, उसमें वो भी इंटाइटल्ड है। जो पार्टनर नया आया है, ठीक है, उसको भी मिलेगा। तो देखिए क्या है, फैक्ट क्या हुआ है कि मोनी टोनी तो पार्टनर्स थे, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेडिशन क्या था उनका पार्टनरशिप फर्म में कि 20,000 दोनों को मिलना है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको 20,000 मिलना है रेम्यूनरेशन। और एक पार्टनर वो लोग लाते हैं किसको, सोनी को, बट वी आर नॉट अलाउिंग हिम रेम्यूनरेशन ऑफ 20, तो उसको 20,000 वो अलाउ नहीं कर रहे थे रेम्यूनरेशन। तो सोनी क्लेम किया रेम्यूनरेशन के लिए, लेकिन बाकी जो थे उसको डिनाइड करते कि नहीं हम ऐसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लिखित पे थोड़ा एग्रीमेंट है हमारा, ये तो ट्रेडिशन है सिर्फ। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोविजन डिस्कस्ड अर्लियर, या फिर एबव जो ऊपर हम प्रोविजन की बात की है, सोनी कैन क्लेम रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 एज अदर्स। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में है। तो ट्रेडिशन जैसा कहता है कि सभी पार्टनर जो डे टू डे में एक्टिविटी में रहेंगे उनको 20,000 मिलना है। तो सोनी भी इंटाइटल्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि XYZ एक पार्टनरशिप फर्म है, ये अनरजिस्टर्ड फर्म है, ठीक है, और ये क्या करता है कि कुछ परचेज किया है आयरन रॉड LMN कंपनी से, वो भी अनरजिस्टर्ड है। मान लीजिए XYZ एक कंपनी है जो अनरजिस्टर्ड है, वो परचेज की है आयरन किससे, XYZ से, वो भी अनरजिस्टर्ड है। और कंपनी जो XYZ है वो पैसे नहीं दे रही है, ठीक है, बाद में। तो LMN जो है वो केस की XYZ पे कि देखिए ना ये कंपनी है, मैं भी जो है वो अनरजिस्टर्ड हूँ, ये भी अनरजिस्टर्ड है और ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है। तो आगे क्या होता है कि केस बता रहा है पहला कि क्या LMN कंपनी XYZ कंपनी दोनों जो अनरजिस्टर्ड है उसमें LMN कंपनी क्या XYZ कंपनी पे केस कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि दोनों अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड कंपनी एक केस दूसरे पर कर नहीं सकती है, लेकिन खुद पे केस इनको किया जा सकता है। यानी कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप पर केस हो सकता है, लेकिन आप किसी पे नहीं कर सकते। दोनों तो अनरजिस्टर्ड है तो केस तो यहाँ पर कर नहीं पाएंगे, LMN नहीं केस कर पाएगा। दूसरा कह रहा है कि क्या आपका आंसर गलत होगा अगर
जो कंपनी एक्स वाई जेड है वो रजिस्टर्ड कंपनी होती है, ठीक है, जो सामान खरीदे वो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो सामान प्रोवाइड की है और केस करे एलिमेंट वो अनरजिस्टर्ड हो। तो जब खुद ही आप अनरजिस्टर्ड होंगे तो आपका केस नहीं लिया जाएगा, दूसरा केस भी फुलफिल हो गया। तीसरा केस देखिए कि क्या होगा अगर एक्स वाई जेड कंपनी अनरजिस्टर्ड है, यानी कि जिससे आप सामान बेचे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन आप जो हैं एलिमेंट कंपनी आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप केस कर सकते हैं, बिल्कुल अनरजिस्टर्ड पर केस किया जा सकता है। तो देखिए प्रोविज़न क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अनरजिस्टर्ड फर्म इज अलाउड टू डू रेगुलर ऑपरेशंस, ठीक है, बट दे कैन नॉट क्लेम अदर या फिर सीव अदर फर्म्स और कंपनी डीलिंग विद देम। कह रहा है कि एक अनरजिस्टर्ड जो फर्म है वो काम तो कर सकती है अपना, लेकिन वो दूसरे को पर केस नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन इन पर केस किया जा सकता है, मतलब बट कैन सीव अदर्स। कह रहा है कि सीव अदर फर्म ऑन कंपनी डीलिंग विद देम, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन बी सीव्ड बाय अदर, यानी कि दूसरे के द्वारा अनरजिस्टर्ड आप हैं तो आप पर केस हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन बी सीव्ड बाय अदर्स रजिस्टर्ड फर्म बट कैन नॉट सीव अदर रजिस्टर्ड फर्म। कह रहे कि आप खुद अगर रजिस्टर्ड हैं तो आप किसी पर केस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप किसी भी फर्म पे केस नहीं कर पाते। मतलब सिंपल सा समझिए कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड पे केस नहीं कर पाते, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो अनरजिस्टर्ड पे केस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं सामने वाला रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड वाला आप पे केस कर सकता है। तो फैक्ट देखिए क्या हो गया, एक्स वाई जेड अनरजिस्टर्ड है, वो परचेज एलिमेंट से वो भी अनरजिस्टर्ड है, और एक्स वाई जेड पैसा नहीं दिया तो एलिमेंट जो है वो केस किया। तो पहला देखिए, पहला था कि क्या वो केस कर सकते तो नहीं कर सकते, दोनों अनरजिस्टर्ड है, तो कोर्ट कहेगा कि नहीं तुम तो अनरजिस्टर्ड हो, तुम्हारा हम कोई भी कंप्लेन नहीं लेंगे। दूसरी बात कहता है कि अगर एलिमेंट अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, यानी कि जिसे पैसा लेना था जो केस किया है वो खुद ही अनरजिस्टर्ड है, तो क्या वो ऐसा केस कर पाएगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आप तो खुद ही अनरजिस्टर्ड है। वहीं कह रहा है कि सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, लेकिन आप जो कि लेने वाला एलिमेंट कंपनी है आप रजिस्टर्ड है, तो क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं तो हाँ आप अनरजिस्टर्ड एक्स वाई जेड पर केस कर सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एलएलपी जो है ना वो बेनिफिट देती है किसका, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इस चीज़ का, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए एलएलपी क्या करता है कि जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में होता है ना इसको कम कर देता है और लिमिटेड लाइबिलिटी तक ला देता है, ठीक है, तो यानी कि पार्टनरशिप को फ्लेक्सिबल कर दिया, और वहीं वो क्या ला दिया, वो ला दिया बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, ये कंपनी का फीचर जो है वो ला दिया। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि एलएलपी क्या करता है कि रेस्ट्रिक्ट्स द अनलिमिटेड लाइबिलिटी फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज लाइक कंपनी। कंपनी जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी रखता है वैसे एलएलपी जो है वो पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी है उसको अनलिमिटेड से लिमिटेड कर देता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी को, पहला बात। दूसरी बात, एलएलपी इंश्योर प्रॉफिट्स टू ईच पार्टनर्स एज लाइक पार्टनरशिप बट हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी। प्रॉफिट तो देता है पार्टनर्स की तरह, लेकिन उनका लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कर देता है कि इन एलएलपी ईच पार्टनर गेट दियर प्रॉफिट्स अप टू दियर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूट किए उसके अनुसार आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। ईच वर्क्स लाइक प्रोफेशनल, जितने भी होते हैं सभी एक प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं, ठीक है, एक पार्टनर्स की तरह वो लोग काम नहीं करते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल कर देता है पार्टनरशिप। और एंड हैव डिसिप्लिन फीचर विच इज रेयरली सीन इन फर्म, करेक्ट, पार्टनरशिप फर्म में ये नहीं दिखा जाता कि वो लोग डिसिप्लिन में है, लेकिन एलएलपी में सभी डिसिप्लिन में होते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड पब्लिक कंपनी है जिसके मेंबर कितने हैं, 220, उसमें से 25 मेंबर जो हैं वो एम्प्लॉय थे, कब से कब तक, 2006 से लेकर 2016 जून तक, सोचिए 10 साल तक, और अप्रैल मई जून यानी कि 2-3 महीने तक, 10 साल 2-3 महीना और इतने साल तक वो दोनों एम्प्लॉय थे। जितने भी 25 मेंबर्स थे 220 में से 25 मेंबर वो 2006 अप्रैल से 28 जून 2016 तक जो थे वो मेंबर थे, लेकिन उनको जो है वो शेयर दिया गया था फर्स्ट टाइम वो 1 जुलाई 2007 को दिया गया था, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या किए कि 1 अगस्त 2016 को शेयर बेच दिए। लीजिए अब अगस्त से उनको अगर शेयर दिया गया था वो बेच दिया, यानी फिर से वो एम्प्लॉय बन गए, वो तो मेंबर अब रहे नहीं, शेयर होल्डर नहीं रहे वो। आफ्टर सम टाइम फिर 1 दिसंबर 2016 को वो लोग क्या करते हैं कि फिर से शेयर खरीदते हैं, यानी कि अब वो एम्प्लॉय नहीं है, अब वो लोग शेयर होल्डर बन गए।
तो और अंत डेट तक रखते हैं। फिर कह रहा है कि कंपनी जो है वो चाहती है कि प्राइवेट कंपनी में बन जाए। तो प्राइवेट कंपनी यानी कि जो 220 मेंबर दिख रहे हैं उससे वो चाहती है कि वो 200 मेंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो कह रहा है कि क्या जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड कंपनी को कम करने की ज़रूरत है? तो देखिए पहले अब बात समझिए, 220 मेंबर्स हैं। अगर 220 मेंबर्स हैं तो उसमें भी केसेस हैं कि एम्प्लॉय जो है वो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब एम्प्लॉय काउंट नहीं होते हैं तो उनका तो शेयर्स भी काउंट नहीं होगा। अगर आप एक कंपनी का एम्प्लॉय हैं, आप शेयर लिए हुए हैं, तो आपको जो है ना वो शेयर का अलॉटमेंट नहीं गिना जाएगा। आप 25 जो हैं वो कम दिखाए जाएंगे। तो जब आप कम दिखाए जाएंगे तो क्या आप मेंबर रहेंगे? उसका नहीं रहेंगे। लेकिन इस केस में क्या है कि 1 दिसंबर 2016 को वो सभी जो है फिर से मेंबरशिप ले लेते हैं। तो अगर वो मेंबरशिप ले लिया यानी कि 225 हो गया है, तो प्राइवेट कंपनी में अगर बदलना चाहता है तो प्राइवेट कंपनी क्या कहता है कि 200 भी होना चाहिए, यानी कि 25 नंबर जो है पहले वो सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। पहले जो 200 था मेंबर, उसमें 220 मेंबर, उसमें से 25 जो थे एम्प्लॉय थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि 1 दिसंबर से तो वो 2016 से वो तो मेंबरशिप ले लिए ना, तो मेंबर हो गए, तो वो तो अब मेंबर की तरह काउंट होंगे, वो तो एम्प्लॉय है नहीं। यानी कि 220 में 25 ये लोग हैं, तो क्या ये कम करना पड़ेगा? हाँ, क्या है कि 20 लोग कम करने पड़ेंगे प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी 2 से 200 के बीच में होता है और ये 225 है। सारे एम्प्लॉय अब मेंबर बन गए थे 1 दिसंबर 16 से, तो यहाँ पे जो है 20 नंबर कम करने की ज़रूरत है। लेकिन वही दूसरा केस देख रहे हैं कि क्या होगा अगर जो 25 मेंबर्स थे वो एम्प्लॉय ही रहते हैं कंपनी में। तो अगर वो लोग एम्प्लॉय रहते हैं तो बताइए क्या उनका शेयर जो है वो काउंट होगा? नहीं। तो उनका 25 शेयर हम घटा देंगे। तो 25 शेयर जो काउंट नहीं होगा तो कितना बचेंगे टोटल मेंबर? तो 220 माइनस 25 यानी 195 बचेंगे। तो कह रहे कि क्या और भी मेंबर घटाने पड़ेंगे? इस केस में नहीं घटाने पड़ेंगे, ये तो ऑलरेडी 195 हो गया। अब जो शेयर होल्डर्स थे वो तो एम्प्लॉय बन गए, तो एम्प्लॉय बन गए तो 195 मेंबर ही बचे कंपनी में, तो 195 बचे। तो इसको जब अगर प्राइवेट कंपनी में करना होगा तो कुछ घटाना पड़ेगा? नहीं, ये तो ऑलरेडी 195 है, 200 और 2 के बीच में तो हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट केस था उसमें वो लोग मेंबर्स थे, जितने भी एम्प्लॉय थे वो एम्प्लॉय नहीं थे, मेंबर थे। तो 220 में जब सारे मेंबर्स थे और प्राइवेट में करना है तो 20 हम घटाना पड़ता हमको। लेकिन इस केस में नहीं घटाना। क्यों? क्योंकि अब वो लोग एम्प्लॉय बन गए हैं। तो एम्प्लॉय बन गए तो यानी कि ऑलरेडी 25 घटा दें हम, उसमें शेयर होल्डर तो है नहीं, तो 25 घटा दिए तो 195। तो अब कोई ज़रूरत नहीं है घटाने की। लेकिन पहले केस में घटाने की ज़रूरत थी क्योंकि 220 मेंबर्स थे और सारे एम्प्लॉय मेंबर्स थे। तो देखिए प्रोविज़न क्या कहता है। पहले प्रोविज़न देखिए कि एज पर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन कंपनी लॉ या फिर एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच हैव मेंबर्स 7 टू मोर। 7 से ज़्यादा जो कंपनी है, 7 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं अगर किसी कंपनी में है तो वो जो है वो पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी हैविंग मेंबर्स बिटवीन 2 to 200 इंक्लूडिंग 202, करके 2 से 200 के बीच में या फिर 200 तक अगर कोई मेंबर्स है किसी कंपनी में तो वो जो है वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इतना 2 से 200। अब देखिए क्या है कि शेयर्स हेल्ड बाय एम्प्लॉयज आर नॉट काउंटेड, हाउएवर शेयर्स हेल्ड बाय कपल आर टेकन एज वन। कर कि अगर कोई एम्प्लॉय शेयर हेल्ड किया है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर वो मेंबर नहीं है तो। और अगर कोई कपल है जैसे बीवी हो गई और उसका पति, अगर वो दोनों ही शेयर एक एक होल्ड किए हैं तो उसको हम दो नहीं कहेंगे, वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रीट होगा। फैक्ट क्या हुआ है, देखिए ये फैक्ट हुआ है, क्या हुआ है कि जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड कंपनी के पास 220 मेंबर्स हैं, जिसमें से क्या हुआ कि 25 मेंबर एम्प्लॉय थे। कब तक? 1 अप्रैल 2006 से लेकर 28 जून 2016 तक ये एम्प्लॉय थे, यानी कि इनको हम काउंट नहीं करेंगे मेंबर में। आगे क्या होता है कि दे वेर अलॉटेड शेयर, लेकिन 1 जुलाई 2007 से उनको शेयर अलॉट कर दिया गया, जो वो लोग सेल कर दिए 1 अगस्त 2016 को, ठीक है। वो मेंबर बचे लेकिन फिर सेल कर दिए मेंबरशिप। लेकिन फिर क्या होता है कि 1 दिसंबर को फिर से 25 मेंबर जो थे वो एक्वायर करते हैं शेयर, ठीक है। अब कंपनी जो है वो कन्वर्ट होना चाहती है प्राइवेट कंपनी में, तो क्या होगा, देखिए ये होगा। पहला केस था कि क्या कोई रिड्यूस करने की ज़रूरत है नंबर, तो देखिए रिड्यूस करने की बारी कब आएगी, जब 200 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे। तो ज़रा सोचिए कि 25 मेंबर्स जो थे वो एम्प्लॉय नहीं रहना चाहते, वो मेंबर बनना चाहते थे, ठीक है। तो नाउ दे आर मेंबर्स नॉट एम्प्लॉय,
वो लोग मेंबर अब नहीं है, वो तो एम्प्लॉय बनना चाहते हैं ना। 1 दिसंबर 2016 को साफ लिखा गया है कि वो लोग एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, तो सॉरी वो मेंबर बनना चाहते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते। तो अगर वो एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते तो ये तो मेंबर्स में काउंट होंगे 25। एम्प्लॉय को ही हम काउंट नहीं ना करते, लेकिन इस 25 को तो करेंगे। तो देखिए टोटल नंबर्स नाउ अगेन टर्न्स टू 220। पहले क्या था कि 220 थे, फिर एम्प्लॉय बन गए 25, तो बचा कितना 195। ये कब का है 2006 से लेकर 2016 तक, जून तक। लेकिन फिर क्या हुआ कि दिसंबर में वो लोग जो थे 2500 फिर से मेंबरशिप ले लिए, तो फिर से 25 हम ऐड कर दिए, तो कितना हो गया 220। तो कह रहा है कि क्या आप कम करने की ज़रूरत है फॉर्म को, अगर ये प्राइवेट कंपनी बनना चाहते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के लिए तो 2 से 200 तक चाहिए, और यहाँ कितना है 220, तो 20 जो है वो कम करने की ज़रूरत है, रिडक्शन पॉसिबल है। लेकिन सेकेंड केस में क्या कहता है कि क्या इफ़ 25 जो मेंबर्स थे वे आर ओनली एम्प्लॉयज, सो दे विल नॉट बी काउंटेड एज मेंबर्स एंड टोटल नंबर्स जो है वो 195 हो जाएगा। कह रहा है दूसरा केस में कि 1 अप्रैल 2006 से जो 28 जून 2017 का जो केस है, जहाँ पे मेंबर्स जो थे वो एम्प्लॉय बन गए थे, तो क्या इस केस में घटाने की ज़रूरत है मेंबर प्राइवेट बनने के लिए? तो जब वो एम्प्लॉय बन गए थे मेंबर्स, तो एम्प्लॉय बन गए तो इनका तो शेयर्स ऑलरेडी घट गया है, अब तो ये काउंट नहीं होगा शेयर होल्डर्स की तरह। तो 200 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो 195 बचेगा। कह रहा है कि क्या अब ये प्राइवेट कंपनी में हो सकती है? हाँ हो सकती है, ये 200 से कम है। क्या कोई रिडक्शन की जरूरत है? नो, ये तो ऑलरेडी 195 पे आ गई। क्यों? क्योंकि अगर ये मेंबर रहते तो ये 220 में इंक्लूडेड रहते। अब ये मेंबर नहीं है, एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को हटा दिए उसमें से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक जो ABC हैं वो डिसाइड करते हैं एक क्लब फॉर्म करने की, जिसका नाम वो रखते हैं ABC क्लब, जो कि एक NPO है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? वो क्रिश्चियन सोसाइटी जो है उसको प्रमोट करने के लिए। वो लोग क्या कहते हैं कि चैरिटेबल हम लोग जो है वो काम करेंगे, सोशल एक्टिविटी करेंगे। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो लोग अपलिफ्ट होंगे, आगे जाएंगे। तो कंपनी जो था वो अपना जो सेक्शन 8 कंपनी यानी कि NPO डिक्लेयर कब हुआ? वो अपना डिक्लेयर जो अपना काम था NPO का वो शुरू किया 1 अप्रैल 2017 से। लेकिन 30 सितंबर 2019 को है वो देखा गया कि ABC कंपनी जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव को जो है वायलेट कर रही है, ठीक है। यानी कि जो वो कही थी कि हम क्रिश्चियन सोसाइटी की सपोर्ट के लिए, सर्विस के लिए खड़े हो रहे हैं, चैरिटेबल शो के लिए खड़े हो रहे हैं, वो काम नहीं कर रही थी। तो क्या करता है हमारी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसके खिलाफ जो है पावर एक्सरसाइज करती है। तो क्या क्या वो पावर एक्सरसाइज कर सकती है ऐसे केस में, अगर आप ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं? तो देखिए, अब सबसे पहले प्रोविज़न की बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, सेक्शन 8 कंपनी इज ए कंपनी विच इज एस्टैब्लिशेज टू प्रमोट एजुकेशन, सोसाइटी वेलफेयर एंड अदर सोशल सर्विसेज विदाउट एमिंग प्रॉफिट। कुछ एमिंग प्रॉफिट नहीं करती है सेक्शन 8, यानी कि ये NPO है तो कुछ तो प्रॉफिट एम करेगी नहीं। लेकिन इन केस अगर कंपनी जो है वो इलीगल पाई जाती है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ मेजर्स ले सकते हैं। तो फैक्ट यानी कि उसमें हुआ क्या है, तो ABC जो है वो सेक्शन 8 कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहती है, ठीक है, ये ABC जो तीनों हैं। और क्यों करना चाहते हैं? वेलफेयर ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी को वेलफेयर करने के लिए। और क्या होता है, होता ये है कि कंपनी को अपना स्टेटस जो है वो 1 अप्रैल को मिल जाता है 2017 को कि हाँ जाओ तुम NPO डिक्लेयर हो गया, और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन 30 सितंबर 2019 को ये पाया जाता है कि जो कंपनी है सेक्शन 8 वो कुछ गलत काम कर रही है, अपना ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पा रही है, और सरकार जो है इसके खिलाफ जो एक्शन लेती है। इट वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013। कह रहा कि जिसके लिए इसको स्टेटस मिला था उसके ऑब्जेक्ट को ये लोग जो है वो वायलेट कर रहे थे। तो फिर क्या होता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि क्या क्या एक्सरसाइज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे? तो सबसे पहला देखिए वो ये कर सकती है कि लाइसेंस जो है वो रद्द कर सकती है, ठीक है। पहला यही होता है कि लाइसेंस जो है वो सेक्शन 8 का NPO का वो लाइसेंस जो है वो सीज कर सकती है, उसको स्टॉप कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये शॉर्ट में मैं लिखा हूँ कि उनके ऑपरेशन को बंद कर सकती है, और इसके मेंबर को गिल्टी वो कह सकती है, ठीक है। और क्या है कि लाइसेंस जो है उसको ख़त्म कर सकती है, और कैन अमेलगमेट इट, इसको किसी और बिजनेस के साथ भी जोड़ सकते हैं, सेक्शन 8 को चेंज कर सकती है, बिल्कुल ही, ठीक है। मतलब नेट कंपनी को पूरी तरीके से चेंज कर देगी, उसका जो रूल्स, जो उसका काम था, सब कुछ जो उसके मेंबर्स थे सबको वो गलत साबित कर सकता है, जेल भी डाल सकता है, और उसको बंद कर सकता है, या फिर जो NPO है उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट भी कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 17, ये करण है बेचारा एम्प्लॉई, ठीक है।
तो करण जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट अपने एम्प्लॉयर के साथ साइन करता है कि मैं जो है वो कोई भी कस्टमर होगा उसको मैं सोलिसाइट नहीं करूँगा अगर मैं ये कंपनी छोड़ूंगा। मतलब एक एम्प्लॉय जो है मिस्टर करण वो कहता है कि मैं एबीसी कंपनी में जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं इस कंपनी को छोड़ता हूँ तो आपके जो भी कस्टमर्स होंगे उनको मैं सोलिसाइट नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही वो कंपनी छोड़ता है ना, वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है कंपनी, और वो जो है वो कस्टमर जो एबीसी का था जिसमें वो पहले काम करता था उसको सोलिसाइट करना शुरू कर देता है, ठीक है, भड़काना शुरू कर देता है। लेकिन पहले वो प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा नहीं करेगा, अब करने लगा अलग होते ही। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि एबीसी जो है वो केस की है करण पे कि वो जो है वो ब्रीच किया है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को। तो इस पे क्या है कि जो करण है वो कहता है कि ठीक है मैं किया हूँ ब्रीच, मैं खुद कंपनी फॉर्म किया था और मैं कंपनी के तहत आपको जो है वो आप जो बोले थे कि सोलिसाइट नहीं करना मेरे कस्टमर को, मैं आपके कस्टमर को सोलिसाइट कर रहा हूँ। तो कंपनी से तो शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, मैं तो कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ठीक है मैं ऑनर ही हूँ, लेकिन ऑनर भी तो कंपनी से अलग होता है। आप कंपनी पे केस कीजिए, मुझ पे नहीं। तो इस केस में कह रहा है कि आपको बताना है कि कॉर्पोरेट विल थ्योरी जो है वो जो कहता है कि कंपनी अलग और इसका जो होल्डर्स हैं शेयर होल्डर्स वो अलग हैं। तो कब कौन सा केस होता है ये, जब ऑनर और कंपनी दोनों एक माने जाते हैं। और करण जो कि कह रहा है कि मुझ पर केस नहीं किया जा सकता, उस पर भी केस किया जा सकता है। तो देखिए पहले प्रोविजन देखते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कॉर्पोरेट विल थ्योरी सेज दैट, क्या कहता है कि कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट, अलग होते हैं, एंड सो देयर इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, वो लोग दोनों अलग हैं कंपनी और शेयर होल्डर्स। और देखिए क्या कहता है कि एनीथिंग डन रॉन्ग बाय मेंबर्स कैन नॉट लायबल द कंपनी एंड वाइस वर्सा, करके अगर कंपनी कुछ गलत करती है तो मेंबर्स जो हैं वो लायबल नहीं होंगे, और अगर मेंबर्स कुछ गलती करते हैं तो कंपनी लायबल नहीं होगी। आगे देखिए क्या होता है कि बट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज दिस थ्योरी गेट लिफ्टेड, लेकिन कुछ केसेज हैं जिसमें शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी की और दोनों जो हैं वो सेम ट्रीट किए जाते हैं, यानी कि अगर गलती कंपनी करे तो शेयर होल्डर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी है वो ख़त्म हो जाता है। किस किस केसेस में, देखिए उन केसेस को देखते हैं। देखिए पहला, व्हेन कंपनी इज फॉर्म टू डिफीट द लॉ, अगर आपका मकसद ये है, आप इसलिए कंपनी फॉर्म किए हैं कि जो नियम कानून है उसको आप तोड़ सकें, ठीक है, उसको आप हरा सकें, नीच दिखा सकें, तो आप जो है वो कंपनी के अनुसार आपको भी लायबल किया जाएगा, कंपनी भी लायबल होगी, उस पर भी केस होगा, आप पे भी केस होगा। दूसरा केस देखिए, व्हेन कंपनी इज फॉर्म्ड टू डू इलीगल ऑपरेशंस विच आर अपोज्ड बाय पब्लिक पॉलिसी, कुछ पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं जैसे कि ट्रेड विद इन एम, ये सब करने के लिए अगर आप कंपनी फॉर्म किए हैं कुछ लीगल ऑपरेशंस के लिए, तो आप जो है वो कंपनी भी पर भी केस होगा और आप पर भी केस होगा, आपका भी लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड होगा। अगर आप टैक्स को इवेड करने के लिए जो है वो फॉर्म किए हैं अपना कंपनी, यानी कि टैक्स को आप अलग अलग दिखाना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं बिल्कुल, क्यों, क्योंकि आप चाहते हैं कि कम टैक्स दें, तो इस केस में भी आप पर जो है वो कंपनी पर जो केस होगा वो आप पर भी केस माना जाएगा। और अगर आप सब्सिडरी फॉर्म किए हैं अपना लो इनकम दिखाने के लिए, आप क्यों, आप बहुत सारे कंपनी फॉर्म कर लिए छोटा छोटा, इसलिए कि जितना भी आपका इनकम होगा ना मेन कंपनी से, आप सबको सभी कंपनियों में बांट देंगे, कहेंगे कि ये देखिए अब तो मेरे पास तो 10 लाख थोड़े ही है, 1 लाख 10 कंपनी में बांट दिए अपना, वो 10 कंपनी मेरा खुद का सब्सिडरी था, और 1 लाख दिखाने की मेरा 1 ही लाख इनकम हुआ, तो उस पर अगर 10% टैक्स लगेगा तो 9,000 लगेगा, और ऐसे साथ में लगता तो 90,000 लगता। तो फैक्ट ये हुआ है, देखिए सिंपली जो है वो अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ। एम्प्लॉय करण कहता है कि अगर मैं एबीसी कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अगर इसको छोड़ूंगा तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे एबीसी लिमिटेड कंपनी के जो कस्टमर है वो सोलिसाइट हो। लेकिन छोड़ने के बाद जो है वो ऐसा काम करने लगता है, तो एबीसी लिमिटेड कंपनी उस पर केस करती है कि तुम तो ऐसा बोला था कि नहीं करेंगे। तो अब ये क्या कहता है कि मैं तो कंपनी फॉर्म किया हूँ अलग, ठीक है, और उसके तहत मैं आपको सोलिसाइट कर रहा हूँ, तो कंपनी और मैं तो अलग चीज़ हो गया ना। जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है कि अगर आपका कंपनी है तो आप कंपनी से अलग हैं, कंपनी पर केस होगा तो आप पे केस नहीं होगा। ये कॉर्पोरेट विल थ्योरी कहता है, तो वही कहता है करण कि मैं तो कंपनी फॉर्म के करके आपके जो है मेंबर्स उनको सोलिसाइट कर रहा हूँ, आपके कस्टमर को सोलिसाइट कर रहा हूँ, तो मुझ पर केस नहीं होनी चाहिए, कंपनी पे केस होनी चाहिए, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो यहाँ पे सजेशन ये देना है कि कुछ कुछ केसेज ऐसे हैं जहाँ पे कंपनी से शेयर होल्डर्स अलग तो है लेकिन एक ट्रीट किए जाते हैं। कौन कौन से केसेज हैं उसके हम डिस्कस ऊपर कर लिए हैं। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है कि एबीसी लिमिटेड कंपनी कैन लायबल द करण एज पर द प्रोविजन डिस्कस्ड अबव। ऊपर जो डिस्कस हम किए हैं ये सब
कि अगर वो लॉ को डिफीट करने के लिए फॉर्म किया है कंपनी, जो कि सोलिसाइटिंग द कस्टमर ऑफ एबीसी कंपनी है, उसको सोलिसाइट करने के लिए एबीसी कंपनी के लिए फॉर्म किया है, इलीगल पर्पस के लिए, ये सब के लिए जब आप फॉर्म करते हैं तो कंपनी भी लायबल है और आप भी लायबल होते हैं, तो करण भी लायबल होगा। तो ये था पूरा पूरा आरटीपी जून 2022 ये फाउंडेशन का सॉल्यूशन।